Hello everyone, welcome back to the channel Ashima Classes. The word communication derived from the Latin word communicare, it means share, is the act of sharing ideas, emotions, feelings between two or more people. Communication वर्ड लिया कहाँ से गया है? लैटिन वर्ड से, जो है communicare, जिसका मीनिंग होता है शेयर करना. कम्युनिकेशन क्या है? एक एक्ट है जिसमें हम अपने आइडियाज़ को, इमोशंस को, फीलिंग्स को दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन. अब आ जाते हैं हम इसके फीचर्स के ऊपर. देखिए, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के क्या क्या फीचर्स हैं? कम्युनिकेशन इज एन अनअवॉइडेबल सिस्टम. कम्युनिकेशन को कभी भी अवॉइड नहीं किया जा सकता. ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी नीड हर जगह पड़ेगी, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हो या फिर हमारी डेली लाइफ हो. इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता. किसी भी तरह का वर्क हो, इसकी नीड पड़ेगी. इट इज़ अ सोशल एक्टिविटी. ये एक सोशल एक्टिविटी है क्योंकि सभी करते हैं, तो सामाजिक एक्टिविटी है ये. इट इज़ अ टू वे प्रोसेस. इसके दो तरीके होते हैं करने के. फर्स्ट वन इज़ वर्बल, सेकंड नॉन वर्बल. जो भी हम वर्ड्स के थ्रू करते हैं, रिटनली या ओरली, वो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं. एंड जो हमारे फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होते हैं, वो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. आप एक बार में सारा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. आपको अगर किसी ने क्वेश्चन करा तो उसका आगे जवाब देना पड़ेगा. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तभी ये चल पाता है, क्योंकि किसी को बात आपकी जब भी क्लियर होगी जब आप उससे कम्युनिकेशन करेंगे, और कम्युनिकेशन कंटिन्यूसली किया जाता है. इट इज़ अ यूनिवर्सल. ये यूनिवर्सल है क्योंकि वर्ल्ड में सभी करते हैं. इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. ये फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी. फॉर्मल कैसे? जैसे लेटर्स या डॉक्यूमेंट्स में जो भी कम्युनिकेशन या लेटर्स लिखे जाते हैं, एप्लीकेशन लिखी जाती हैं, वो हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं. इनफॉर्मल जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं. तो ये थे इसके फीचर्स. वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका. हमारे सिलेबस में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन में 3 टाइप्स के कम्युनिकेशन पूछे गए हैं. देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन इज यूज ऑफ वर्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर्स. इट इंक्लूड्स बोथ स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे को शेयर करने के लिए वर्ड का यूज़ करते हैं. इसमें हम वर्ड का यूज़ करते हैं, चाहे फिर वो हमने बोलकर करे हों या फिर लिखकर. दोनों ही तरह के कम्युनिकेशन किस में आएंगे? वर्बल कम्युनिकेशन में. देखिए, एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल. स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग. स्पीकिंग, जो भी आप बोलते हैं, बोलकर किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या मैसेज दे रहे हैं, तो वो आएगा वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर. आप सुनकर कुछ समझ रहे हैं, तो वो भी वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है. रिटन, आप लिखकर किसी को मैसेज दे रहे हैं, तो वो भी वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा. रीडिंग मतलब आप कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़कर कुछ समझ रहे हैं, तो वो भी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है. तो ये थे वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ एग्जाम्पल. अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं. देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन 2 टाइप्स का होता है, ओरल एंड रिटन. ओरल कम्युनिकेशन में हमारे आते हैं जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन. आमने सामने आप किसी से बात कर रहे हैं, तो वो आएगा ओरल कम्युनिकेशन के अंडर. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, उसमें भी साउंड आएगी, तो ये भी हमारा ओरल कम्युनिकेशन में आएगा. वॉइस चैट, आपने किसी को वॉइस भेजी है व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो भी हमारा ओरल कम्युनिकेशन है. टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन्स एक्सेट्रा, अगर आप किसी से फ़ोन पे या टेलीफोन पर बात कर रहे हैं किसी से भी, तो वो आएगा हमारा ओरल कम्युनिकेशन के अंडर. रिटन कम्युनिकेशन देख लेते हैं. देखिए, रिटन कम्युनिकेशन में जैसे आपने किसी को एप्लीकेशन लिखी, लेटर लिखा, तो आपने रिटन फॉर्म में किसी से कम्युनिकेट करा, तो वो आएगा हमारा रिटन कम्युनिकेशन के अंडर. जैसे कि लेटर्स लिखना, डॉक्यूमेंट्स में जो भी लिखा जाता है, किसी को ईमेल लिखा जा रहा है, वो भी हमारा रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है. एसएमएस, आपने किसी को एसएमएस या चैट करी, तो वो भी हमारा रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट होगा. अब देख लेते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है. देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर करना. देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ और मैसेज बाय नॉट यूजिंग ओरल
और रिटन लैंग्वेज बट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होते हैं जिसमें हम अपने आइडियाज़ को या मैसेज को ना ही ओरली करते ना ही रिटन करते, मतलब कि ना ही हम बोलकर ना ही लिखकर किसी को मैसेज दे रहे होते, बल्कि फेस एक्सप्रेशन या फिर बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम किसी को भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन देते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, तो वो आएगा हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर। जैसे आपने किसी को इशारा किया, हैंडशेक किया, तो ये हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। आप किसी को देखकर स्माइल कर रहे हैं, कोई आया है, खुश हो गए आप, तो आपने क्या बिना बोले बताया है कि आप खुश हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशन से ही उसको पता चल गया कि आप हैप्पी हैं। देखिए हम किस किस तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, देख लीजिए। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन, क्योंकि ये आपके पोस्चर्स, जैसे आप खड़े हैं, बैठे हैं, कैसे चलते हैं, तो ये आपके मैनर्स को भी डिस्क्राइब करता है और बिना बोले ही सामने वाले को आपके बारे में बता देता है। तो ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट, जिससे कि दूसरे को पता चल जाएगा कि आप लेजी पर्सन हैं या आप अनएजुकेटेड हैं। अगर आप सही से नहीं चलते तो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बताती है आपके बारे में। फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कि कोई आपके घर आया, आप उसको देखकर खुश हो गए, तो इट मीन्स आप उसको ये बता रहे हैं कि आप उससे मिलकर उसको देखकर खुश हैं। तो आपने बिना वर्ड के, बिना लिखे ये एक्सप्रेस किया है कि आप हैप्पी हैं। जैसे आप किसी से गुस्सा होते हैं तो आप मुंह बना लेते हैं, तो आपके फेस को देख के दूसरे को पता चल जाता है कि आप गुस्से में हैं, या फिर आप सैड बैठे हैं तो सामने वाले को आपके फेस को देखकर पता चल जाता है कि वो टेंशन में है। तो फेस एक्सप्रेशन भी बहुत कुछ बताते हैं कम्युनिकेशन में आपके बारे में, ठीक है, कि आप क्या कहना चाह रहे हैं या दूसरे को क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। पोस्चर, जैसे कि आप इंटरव्यू में बैठे हैं, आप कमर झुका के बैठे हैं, तो आप क्या एक्सप्रेस करें सामने वाले को कि आप एक लेजी पर्सन हैं या फिर आप में कॉन्फिडेंस की जो है कमी है। तो पोस्चर जो है हमारा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कम्युनिकेशन में। गेस्चर्स, गेस्चर जो अभी हम हाथ से या पैर के थ्रू कुछ भी एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हमने किसी से हैंडशेक किया, कोई कॉन्फिडेंटली हैंडशेक कर रहा है तो मतलब उसमें कॉन्फिडेंस है। कोई लेजीनेस, बिल्कुल ढीला हाथ मिला रहा है, इट मीन्स उसको या फिर आप में इंटरेस्ट नहीं है या फिर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो गेस्चर्स भी बहुत कुछ टेल करते हैं हमारे बारे में। या फिर लेग या फीट आप हिलाते हैं बोलते समय, इट मीन्स आप नर्वस हो रहे हैं किसी से बात करने में। तो गेस्चर्स भी हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं कम्युनिकेशन में। आई कॉन्टैक्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इससे क्या आप बता रहे होते हैं कि आपको सामने वाले पर्सन में कितना इंटरेस्ट है, आप उसकी बात को कितने ध्यान से सुनते हैं। चाहे इंटरव्यू हो, कहीं भी हो, आपको कम्युनिकेशन के टाइम आई कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए। ये आपके कॉन्फिडेंस को बताता है और आपको दूसरे पर्सन की बात सुनने में कितना इंटरेस्ट आ रहा है ये भी आप बता रहे होते हैं। तो इनमें बिना वर्ड के यूज़ के ही आप अपने ये बता रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं उस सामने वाले पर्सन में। तो ये होता है हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट। टच, जैसे किसी ने आपकी पीठ थपथपाई, जैसे आपके एम्प्लॉय ने आपकी पीठ थपथपाई, इट मीन्स वो आपको शाबाशी दे रहे हैं, आप अच्छा काम करें। तो एक टच से ही आपको पता चल गया कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट। तो देखा आपने कि इनके थ्रू हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं बिना वर्ड्स के। एक बार फिर से जान लेते हैं। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन वो होते हैं जिनमें हम वर्ड का यूज़ करते हैं, वो ओरल फॉर्म में प्लस रिटन फॉर्म में दोनों में किए जाते हैं। जो भी हम लिखकर या बोलकर कम्युनिकेशन करते हैं वो आते हैं हमारे वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होते हैं जिसमें हम फेस एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू किसी को कुछ बता रहे होते हैं, किसी को कुछ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो वो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, विजुअल होने से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलना। जैसे कुछ पोस्टर्स होते हैं, कुछ लोगो या सिंबल्स होते हैं जिनको हम देखकर समझ जाते हैं कि ये हमको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेज ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स। इमेजेस और पिक्चर्स के थ्रू हमें कोई भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वो विजुअल कम्युनिकेशन कहलाता है।
The main advantage of this type of communication is that you do not need to know any particular language for understanding it. इसका मेन एडवांटेज ये है कि इसमें किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज की नीड नहीं होती। तो अगर डिफरेंट लैंग्वेज के पीपल्स हैं, हमें उन्हें कुछ मैसेज या इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम इजीली विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता। आई होप आपको इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जान लेते हैं जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ आएगा। देखिए एग्जाम्पल्स के लिए देखिए, इमेजेस का यूज़ किया जाता है, इसमें डायग्राम्स का यूज़ किया जाता है, फ्लो चार्ट, सिंबल्स, साइंस, एनिमेशन, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग कौन सी? जो रास्ते में पोस्टर लगे होते हैं या हमारे न्यूज़पेपर में जो पोस्टर बने होते हैं, तो हमें समझ आ जाता है जैसे केश किंग का बना हुआ है तो उसकी हमारे दिमाग में इमेज बैठी हुई है। मैं यहाँ पर टेलीविज़न वाले एडवर्टाइजिंग की बात नहीं कर रही, क्योंकि उसमें क्या आ रहा है, हमारा साउंड भी आ रही है। ओके, वो AV एड्स है, ठीक है, वो ऑडियो भी है प्लस विजुअल भी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं विजुअल कम्युनिकेशन के। विजुअल कम्युनिकेशन से क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन का यूज़ करके हम अपने कंटेंट को इंगेजिंग बना सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन को हम डिस्प्ले करके दूसरे के माइंड में उसके लिए आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि विजुअल कम्युनिकेशन इज़ अ वे दैट पीपल कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स। ओके, सही तरीके से इफ़ेक्टिव वे में दूसरे को समझा सकते हैं। हम इन सब के थ्रू क्या कर पाते हैं, सही तरीके से अपनी बात को दूसरे को शेयर कर पाते हैं और आसानी से दूसरे को वो बात समझा पाते हैं। अगर आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझना है, इसके लिए और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे ट्रैफिक सिंबल्स के जो रूल्स होते हैं, वहाँ पर ग्रीन लाइट, येलो लाइट एंड रेड लाइट जलती है, तो वो भी हमारा विजुअल कम्युनिकेशन में ही आएगा। स्टॉप के सिंबल्स के कहाँ पर आपको स्टॉप हो जाना है, कहाँ पे आपको रुक जाना है, स्लो कहाँ करनी है आपको, अपनी बाइक एंड कार उसके सिंबल्स होते हैं, साइन होते हैं, कहाँ आपको रोड क्रॉस करना है उसके साइन बने होते हैं, ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं विजुअल कम्युनिकेशन के। और भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि नो स्मोकिंग जोन, कि यहाँ पर स्मोकिंग नहीं कर सकते। आपको वहाँ पर कोई बताने नहीं आता कि आपको यहाँ स्मोकिंग नहीं करनी, आप उस सिंबल को देखकर ही अच्छे से समझ जाते हैं कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी, ठीक है। डेंजर का साइन होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें हमें किसी भी तरह की लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना पड़ता। बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए हम उन सिंबल्स को देखकर समझ जाते हैं कि ये हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। तो यही होता है विजुअल कम्युनिकेशन। ये भी कह सकते हैं कि विजुअल कम्युनिकेशन इज़ मोर इफेक्टिव दैन वर्ड्स। ओके, इन्हें जल्दी और आसानी से समझा जा सकता है। अब देख लेते हैं हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। विजुअल कम्युनिकेशन कनेक्ट्स एवरीवन थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। Business can use visual aids during meeting to promote broader understanding among those who attend. विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का यूज़ कर विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों को कनेक्ट किया जाता है। बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं वो अपनी मीटिंग्स में इन विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं। अब आप बोलेंगे विजुअल एड्स क्या होते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। विजुअल एड्स के थ्रू अपने एम्प्लॉयर्स को, अपने मैनेजर्स को वो जो भी बात समझाना चाहते हैं, जो भी मैसेज देना चाहते हैं, इजीली और आसानी से अच्छे से समझा पाते हैं। और इससे क्या होता है, उनके एम्प्लॉयज़ को, उनके मैनेजर्स को वो चीज़ रिमेंबर रहती है, उनको याद रहती है, क्योंकि वो उसको देख लेते हैं। तो बड़े बड़े बिजनेस में डिस्प्ले दिखाई जाती है, कुछ भी प्रेजेंटेशन के थ्रू उनको समझाया जाता है कि देखो भाई आपको ऐसे ऐसे सब करना है। तो मीटिंग्स में इसका यूज़ किया जाता है विजुअल एड्स का। अब विजुअल एड्स क्या होते हैं देख लीजिए। विजुअल एड्स में इंक्लूड वाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पेपर हैंडआउट्स एक्सेट्रा। विजुअल एड्स में आते हैं हमारे जैसे वाइट बोर्ड, आपको मीटिंग्स में या क्लासरूम में कुछ भी लिखकर समझाया जाता है बोर्ड पर, तो आपको अच्छे से समझ आता है। स्मार्ट बोर्ड पर आपको कुछ दिखाया जाए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। किसके कंपैरिजन में, अगर आपसे कोई सिर्फ वो बात बोलकर बताएगा तो आपको याद नहीं रहती, लेकिन अगर आपको वो चीज़ दिखाई भी जाए तो आपको वो रिमेंबर रहती है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो ऐसे बिजनेस में मीटिंग्स जो होती हैं उनमें कुछ प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है, स्मार्ट बोर्ड पर उनको कुछ प्रेजेंट कर दिखाया जाता है, मैसेज दिया जाता है। पेपर हैंडआउट्स जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं। These are the different types of visual aids that help in conveying and message effectively. इनके थ्रू क्या होता है, ये जो विजुअल एड्स होते हैं किसी भी मैसेज को इफेक्टिवली तरीके से बताने में हेल्प करते हैं। इनके थ्रू क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो पाती है। ओके,
जो भी हमें मैसेज देना होता है या इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो जल्द से जल्द हम दे पाते हैं, और जो सामने वाला है वो भी अच्छे से उस चीज़ को समझ पाता है और उसको रिमेंबर भी रख पाता है। ओके, तो आपको ये समझ आ गया होगा आई होप। तो अब आ जाते हैं हम इसके इम्पॉर्टेंस की तरफ। हम जान लेते हैं कि विजुअल कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है। वाई इज़ विजुअल कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स अस रिमेंबर मोर इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हम याद रख पाते हैं विजुअल के थ्रू, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमें दिखाई जाती है तो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। अगर कोई चीज़ आपको सिर्फ वर्ड्स में बताई जा रही है तो शायद वो आपको याद ना रहे। सेकेंड पॉइंट है हमारा इट हेल्प्स अस कम्युनिकेट विद पर्सन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज एंड एजेस। ये हेल्प करता है हमें कम्युनिकेट करने में किन लोगों के साथ, डिफरेंट एज के लोगों के साथ एंड डिफरेंट लैंग्वेज के लोगों के साथ। क्योंकि अगर किसी की लैंग्वेज डिफरेंट है, इसमें लैंग्वेज का तो यूज़ होता ही नहीं है, इसमें सिंबल, साइंस एंड पोस्चर्स का यूज़ होता है, तो बिना लैंग्वेज के भी हम किसी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। एंड डिफरेंट एज, मतलब कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको किसके थ्रू समझाया जाता है, उनको फ्रूट्स दिखाए जाते हैं। अगर फ्रूट्स नेम उन्हें याद करवाने हैं तो हम अलग अलग एजेस के लोगों से भी कम्युनिकेट इससे आसानी से कर पाते हैं। दे आर आई कैचिंग एंड हेल्प मेक्स थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग। ये क्या होते हैं, आई कैचिंग होते हैं। जैसे किसी भी ब्रांड का लोगो है तो वो क्या है, आई कैचिंग है। उससे हमें समझ आ जाता है दूर से देख के ही कि ये इस ब्रांड का सामान है या इस ब्रांड की ये चीज़ है। जैसे कहीं पे एसी लग रहा है तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पर एलजी का लोगो देख के ही कि एलजी के ब्रांड का है। ओके, तो ये आई कैचिंग होते हैं, क्योंकि लोगो बनाए ही इसलिए जाते हैं जिससे कि लोगों को दूर से ही समझ आ जाए कि ये इस ब्रांड की चीज़ है। हेल्प मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग। और विजुअल कम्युनिकेशन क्या करता है, चीज़ों को और इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको दिखाकर समझाई जाती है तो उसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू वर्ड्स। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रेजेंट योर आइडियाज़ इन अ मोर अट्रैक्टिव वे दैट इज़ इजीली टू अंडरस्टैंड। आप अपने आइडियाज़ को और अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। जैसे आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो जैसे आपको किसी को कुछ समझाना है ना, तो आप प्रेजेंटेशन के थ्रू अच्छे से समझा पाएंगे और जो सामने वाला है वो भी अच्छे से उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएगा। कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी इन्फॉर्मेशन कैन बी सिंप्लीफाइड एंड इजीली अंडरस्टैंड। कोई कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है या कोई लेंथी इन्फॉर्मेशन है, उसको भी आप आसानी से समझा सकते हैं दूसरे को। क्योंकि लेंथ इन्फॉर्मेशन कैसे समझा पाएंगे आप, कोई चार्ट्स का यूज़ कर लेंगे, पाई चार्ट्स का यूज़ कर लेंगे, कोई ग्राफ का यूज़ कर लेंगे, जिससे वो जो इन्फॉर्मेशन है आपको बताने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और सामने वाले को वो अच्छे से उस ग्राफ या चार्ट के थ्रू अच्छे से वो चीज़ समझ भी आ जाएगी और जल्दी भी समझ आ जाएगी। अब आ जाते हैं हम इसके एडवांटेज की तरफ। देखिए, एडवांटेजेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, इजी ट्रांसमिशन। इसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन या मैसेज को इजीली ट्रांसफर कर पाते हैं। कहीं पर नो स्मोकिंग जोन है तो दूर से किसी को पता चल जाएगा कि यहाँ पर स्मोकिंग नहीं करनी। ऐसे हमारे स्टॉप होते हैं जहाँ पर हमें रुक जाना है, जैसे रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, तो उनसे हम इजीली, ना कुछ बोलना पड़ रहा, ना किसी को बताना पड़ रहा कि आपको यहाँ पर स्टॉप हो जाना है, तो इजीली ट्रांसमिशन होते हैं। ये इजी टू अंडरस्टैंड और समझाने में भी आसानी रहती है, क्योंकि विजुअल कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ है, जैसे छोटी एज के बच्चे हैं उनको भी कोई चीज़ अगर नहीं आती, स्टार्टिंग एज में होता है, उनको हमें कुछ समझाना है तो विजुअल यहाँ पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है उन्हें समझाने के लिए, ताकि उनके माइंड में वो चीज़ फिक्स हो जाए। इजी टू रिमेंबर, और अगर हम किसी चीज़ को देख लेते हैं तो वो हम ज़्यादा देर तक याद भी रख पाते हैं। इसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज है विजुअल कम्युनिकेशन का। क्रिएट्स इंटरेस्ट, इससे क्या होता है, इंटरेस्ट भी क्रिएट्स होता है। छोटे बच्चों को क्यों यूज़ किया जाता है विजुअल के बारे में, विजुअल कम्युनिकेशन ज़्यादा क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि उससे इंटरेस्ट बढ़ता है, तो बच्चों को भी उसमें इंटरेस्ट आता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो पाता है। मीटिंग्स में प्रेजेंटेशन का क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि सभी एम्प्लॉयज़ को जो बात है वो काम है अच्छे से क्लियर हो जाए, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाता है। आई होप आप लोगों को विजुअल कम्युनिकेशन का मीनिंग, इसके एग्जांपल्स एंड इम्पॉर्टेंस, एडवांटेजेस सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रोसेस ऑफ अ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने का क्या प्रोसेस रहता है, क्या स्टेप्स रहते हैं जो हम कम्युनिकेशन करते टाइम लेते हैं। और हाँ गाइस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के और भी अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग टॉपिक्स पर मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से और भी वीडियोस देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। प्रोसेस ऑफ अ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने का क्या प्रोसेस रहता है। व्हेन अ पर्सन डिसाइड टू कन्वे अ फैक्ट,
आइडियाज़ और इमोशन टू अदर्स। जब एक पर्सन ये डिसाइड करता है कि वह अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को किसी दूसरे के साथ शेयर करेगा, ही सेट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस रोलिंग। तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ फॉलोइंग एलिमेंट्स। उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? स्टेप 1 है हमारा सेंडर। द पर्सन हु सेंड द मैसेजेस इज कॉल्ड सेंडर। द मैसेज कंटेन्स आइडियाज, फीलिंग्स एंड ओपिनियन एक्सेट्रा ऑफ अ सेंडर। जो मैसेज सेंड करता है पर्सन, उसे कहते हैं हम सेंडर। अब उस मैसेज में क्या होता है, उस सेंडर के आइडियाज़ हो सकते हैं, या फिर फीलिंग्स हो सकती हैं उसकी, या फिर ओपिनियन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उस मैसेज के अंदर उस सेंडर का। सेकंड स्टेप होता है हमारा एनकोडिंग। एनकोडिंग में आता है आपका इट मीन्स टू सेंड अ मैसेज बाय प्रॉपरली ऑर्गेनाइजिंग इट। इसका मतलब है कि आप मैसेज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं। एनकोडिंग में आप जो भी मैसेज किसी को भेजना चाहते हैं उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, देन फिर उसको शेयर करना, तो ये कहलाता है एनकोडिंग। थर्ड स्टेप आता है आपका मैसेज। द मैसेज और फीलिंग्स विच वी वांट टू कन्वे टू अदर्स इज कॉल्ड मैसेज। जो भी आप फीलिंग्स या आइडिया दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं वो कहलाता है हमारा मैसेज। फोर्थ स्टेप है हमारा कम्युनिकेशन चैनल। आप क्या करेगा, जो सेंडर है वो मीडियम चूज करेगा कि वो किसके थ्रू अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाए। तो देखिए, द सेंडर चूज द मीडियम थ्रू विच ही वांट्स टू कन्वे हिज मैसेज टू द रिसिपेंट। सेंडर उस मीडियम को चूज करेगा जिससे वो अपना मैसेज कन्वे कर सके। इट मस्ट बी सेलेक्टेड केयरफुली। वो उसे केयरफुली सेलेक्ट करता है इन ऑर्डर टू मेक द मैसेज इफेक्टिवली एंड करेक्टली इंटरप्टेड बाय द रिसिपेंट, ताकि वो मैसेज सही तरीके से और करेक्टली रिसिपेंट तक पहुंच सके। द चॉइस ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। अब ये जो मीडियम चॉइस करना किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल मतलब उन दोनों का। अगर इंट्रा होता तो सिर्फ सेंडर के ऊपर डिपेंड करता, लेकिन इंटर लिखा है यहाँ पर तो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, सेंडर एंड रिसीवर, कि वो किस मीडियम को चूज करना चाहेंगे, या फिर वो अपनी सिचुएशन देखकर अपना मीडियम चूज करेंगे। एंड ऑल्सो ऑन द अर्जेंटली ऑफ द मैसेज बीइंग सेंड, की और कितना मैसेज आपका अर्जेंट है, ये देखकर वो मीडियम को चॉइस करते हैं। अब वो क्या मीडियम हो सकता है, ओरल, विजुअल, रिटन, गेस्चर एक्सेट्रा। ये सभी मीडियम होते हैं हमारे कम्युनिकेशन करने के, कि अगर आपके सामने वो पर्सन सामने खड़ा है तो आप ओरली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वहाँ पर ओरली कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है तो विजुअली कर सकते हैं, या फिर आप रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। आर सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन मीडियम्स। ये कम्युनिकेशन के मीडियम्स होते हैं, ओरल, विजुअल, रिटन, गेस्चर्स। तो ये सभी मीडियम का यूज़ कर कर हम अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं रिसीवर को। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ स्टेप्स की तरफ। फिफ्थ स्टेप क्या होगा हमारा, देखिए फिफ्थ स्टेप है हमारा रिसीवर। द पर्सन हु रिसीव द मैसेजेस इज कॉल्ड रिसीवर। जो हमारा मैसेज रिसीव करता है या फिर जो हमारी बात सुन रहा है, जिससे हम अपनी बात कह रहे हैं, वो है रिसीवर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू रिसीव द मैसेजेस प्रॉपरली बाय केयरफुली लिसनिंग टू इट। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो हमारे मैसेज को प्रॉपरली रिसीव करे। और वो प्रॉपरली रिसीव कब करेगा हमारा मैसेज, अगर वो उसे केयरफुली लिसनिंग करता है। अगर वो ध्यान से सुन रहा है तो वो हमारा जो मैसेज है उसे प्रॉपरली रिसीव कर रहा है। सिक्स्थ स्टेप होगा हमारा डिकोडिंग। अब उसने उस मैसेज को सुन भी लिया है रिसीवर ने, ठीक है, अब उसको वो अंडरस्टैंड करेगा, यही कहलाता है डिकोडिंग। इट मीन्स टू अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली। उस मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा, वो होती है हमारी डिकोडिंग करना। देन वो लेगा फीडबैक। इट इज़ द रिएक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। ये रिएक्शन देगा या फिर जो भी रिस्पॉन्स देगा उस मैसेज का रिसीवर, वो कहलाता है हमारा फीडबैक। ये कौन देता है, रिसीवर देता है सेंडर को, या फिर आप कह सकते हैं उस मैसेज का आंसर देना ही कहलाता है फीडबैक। ओके, तो अब देखिए
The process of a communication gets completed when receiver gives feedback to the sender. जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कब कंप्लीट होता है, जब रिसीवर सेंडर को फीडबैक देता है. आप इसके लिए एक डायग्राम भी बनाकर आ सकते हैं, और जब भी आपसे एग्जाम में प्रोसेस पूछे, चाहे किसी भी चीज़ के प्रोसेस पूछे हैं, तो आपको डायग्राम बनाना मस्ट होता है उसमें, जिससे टीचर पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है. फर्स्ट स्टेप था हमारा सेंडर, सेकंड एनकोडिंग जिसमें उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, देन मैसेज. अब उस मैसेज को सेंड करने के लिए चूज़ करेगा चैनल कि वो किसके थ्रू अपनी जो फीलिंग्स है, आइडियाज़ को शेयर करेगा, ओरली करेगा, रिटर्न फॉर्म में करेगा, किस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से वो चैनल चूज़ करेगा. देन रिसीवर उस मैसेज को रिसीव कर लेगा, सुन लेगा, देन डिकोडिंग करेगा. अब उस मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा रिसीवर, समझेगा, देन फीडबैक देगा. लास्ट स्टेप में फीडबैक देगा, उसका रिस्पॉन्स करेगा, जो भी मैसेज आया था उसका आंसर देगा, किसको, सेंडर को. ठीक है, तो यही होता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस. बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के टाइप्स पूछ लिए जाते हैं आप एग्जाम्स में, किस तरीके से कर आएंगे. देखिए, सिमेंटिक बैरियर्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स that occurs when people have different meaning or interpretation of some words and symbols which can cause confusion and misunderstanding. Semantic barrier को हम language barrier भी कहते हैं. ओके, अगर लैंग्वेज से लेकर कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं हो पा रही, तो वो हमारी सिमेंटिक बैरियर कहलाएगी. और या फिर किसी वर्ड के डिफरेंट मीनिंग है, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, वो हमारे सिमेंटिक बैरियर के अंडर आते हैं. तो देखिए इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं. सिमेंटिक बैरियर्स कैन बी कॉज्ड ऑफ वेरियस फैक्टर सच एज लैंग्वेज डिफरेंस, इम्प्रॉपर वर्ड चॉइस, फॉल्टी ट्रांसलेट. देखिए, अगर किसी की लैंग्वेज डिफरेंट है, आपको उसे समझने में कन्फ्यूजन हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो वो हमारी सिमेंटिक बैरियर के अंडर आएगी. इम्प्रॉपर वर्ड चॉइस मतलब कि कोई वर्ड है, जैसे कि ट्यूब वर्ड है, फॉर एग्जांपल ट्यूब वर्ड आपने लिया, तो ट्यूब वर्ड का डिफरेंट मीनिंग है, जिस वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकता है. ट्यूब वर्ड जैसे साइकिल ट्यूब होती है, ट्यूब लाइट होती है, वाटर ट्यूब होती है. अब आपने ट्यूब वर्ड यूज़ करा है, अब सामने वाला उस वर्ड का मीनिंग क्या समझ रहा है आपको पता नहीं है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हुई है डिफरेंट वर्ड के मीनिंग की वजह से, वो हमारी सिमेंटिक बैरियर के अंडर आएगी. फॉल्टी ट्रांसलेशन, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घूमने गए थे और आपने एक ट्रांसलेटर कर रखा है, वो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएगा. तो अगर उसने आपको गलत ट्रांसलेट करके बता दिया है, तो अब जो भी ट्रांसलेशन की वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर आया है, ऑब्स्टिकल क्रिएट हुआ है, वो आएगा हमारा सिमेंटिक बैरियर के अंडर. सेकंड है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर. ये साइकोलॉजिकल बैरियर इज अ मेंटल और इमोशनल ऑब्स्टिकल दैट प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली. इमोशंस या मेंटल स्टेज की वजह से जो हमारे ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहे हैं, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है अड़चनें या फिर बाधाएं क्रिएट हो रही हैं हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में, जिस वजह से हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा, तो वो होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स. साइकोलॉजिकल बैरियर्स कैन बी कॉज्ड बाय द फैक्टर लाइक इमोशंस, डिस्ट्रस्ट, फॉल्स अजम्पशंस. इमोशंस का हम एग्जाम्पल्स लें, जैसे कि आपका मूड ऑफ है और आपसे कोई कम्युनिकेट कर रहा है, तो क्या आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि आप टेंशन में बैठे हैं मान लीजिए, तो आप अच्छे से उसका आंसर्स दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, तो इफेक्टिवली कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा. तो वो आता है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर के अंडर, जो भी इमोशंस को लेकर बैरियर आएगा. डिस्ट्रस्ट, अगर आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं है, तो आपको उसको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहेंगे, तो ये आएंगे बैरियर्स कम्युनिकेशन में साइकोलॉजिकल बैरियर के अंडर. फॉल्स अजम्पशंस, अगर आपने किसी के लिए अपने दिमाग में इमेज बैठा रखी है कि भाई वो लड़का सही नहीं है या वो लड़की सही नहीं है, वो अच्छा नहीं पढ़ती, तो आप क्या करेंगे, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जिस वजह से इफेक्टिवली कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा. वो पर्सन तो आपका फ्रेंड तो बात करना चाहेगा पर, लेकिन आपने उसके लिए फॉल्स अजम्पशंस बना रखी हैं, जिस वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट होगा, तो वो आएगा हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर के अंडर. Physical barriers are those that arises due to certain factors like noise, distance, improper timing, या फिर आप ले सकते हैं information overload etc. It reduces the effectiveness of communication between two people. फिजिकल बैरियर्स में आते हैं जो कि हमारे नॉइज़ की वजह से कोई भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रहे हैं, कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा, तो वो आएगा हमारा फिजिकल बैरियर के अंडर. फॉर एग्जांपल ट्रैफिक, आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और आपके पास किसी का कॉल आ गया, तो आप
कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, आवाज़ कटेगी आपकी या क्लियर आवाज़ नहीं जाएगी, तो वो फिजिकल बैरियर हो गया। डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल आप छत पर बैठे हैं, है ना, आप नीचे आवाज़ दे रहे हैं तो आपकी नीचे तक आवाज़ नहीं जा रही, और आप जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं इफेक्टिवली कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, उसको सुनाई नहीं देगा या फिर वो गलत समझ लेगा। तो डिस्टेंस की वजह से जो भी हमारे, या फिर नेटवर्क इशू भी हो सकता है, बहुत दूर से किसी की कॉल आई है और वो कॉल कट जाती है जिससे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा डिस्टेंस की वजह से, तो फिजिकल बैरियर के अंडर आएगा। इम्प्रॉपर टाइमिंग, जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी मीटिंग में बैठे हैं और आपको किसी की कॉल आ गई, तो आपने बोला कि अभी मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करूँगा, तो इम्प्रॉपर टाइमिंग की वजह से वो कम्युनिकेशन अवर्ट हो गया, टल गया, जो कि करना चाहता था कम्युनिकेशन पर्सन आपसे, वो नहीं कर पाया। तो ये होते हैं हमारे फिजिकल बैरियर्स जिनकी वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कल्चरल बैरियर, इट इज़ द बैरियर दैट प्रिवेंट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, नॉर्म्स, डिफरेंट कल्चर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कल्चर को लेकर कोई भी कम्युनिकेशन में ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहे हैं, तो वो आते हैं हमारे कल्चरल बैरियर के अंडर। सो आप इसके एग्जांपल्स क्या लिख सकते हैं? कल्चरल बैरियर कैन बी कॉज्ड बाय डिफरेंट इन लैंग्वेज, बिलीव्स, वैल्यूज एंड नॉर्म्स। अगर जैसे कि कोई बिलीव करता है गॉड पर, कोई नहीं करता, देखिए कोई साउथ का है, कोई नॉर्थ का है, सबके अलग अलग कल्चर है, इसको लेकर कोई भी ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहा है, आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा, तो वो आएगा हमारा कल्चरल बैरियर के अंडर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर इज अ टर्म that refers to any factor within an organization that prevent the effective communication and interaction among its members। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के इतने स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, जबकि मेंबर्स ही आपस में इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो वो आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंडर। दीज टाइप्स ऑफ बैरियर्स कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, सुपरवाइजर से सबॉर्डिनेट को कुछ बात कहनी थी, अपने बॉस से कुछ बात करनी थी, लेकिन उसके रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वो डायरेक्टली जाकर उनसे बात नहीं कर सकता। तो अब क्या हो रहा है, इफेक्टिवली कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। अब उसे ये नहीं पता वो किस मेंबर से अपनी बात पहुंचाए सुपरवाइजर से कहने के लिए। ठीक है। सिक्स्थ है हमारा पर्सनल बैरियर। ए पर्सनल बैरियर इज अ term that refers to any factor that is personal to an individual and it's negatively affect the ability of a person to communicate effectively। पर्सनल बैरियर्स होते हैं जो हमारी खुद की वजह से बैरियर्स आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहे हैं, तो वो आते हैं हमारे पर्सनल बैरियर्स के अंडर। सो इसके एग्जांपल्स में आप क्या लिख सकते हैं? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उस कॉन्फिडेंस की वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा, तो वो आएगा हमारा पर्सनल बैरियर के अंडर। लैक ऑफ नॉलेज, अगर मान लीजिए आपसे कोई किसी टॉपिक पर बात कर रहा है और आपको उस टॉपिक की नॉलेज ही नहीं है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट की नॉलेज नहीं है आपको, है ना, तो आपसे उस बारे में बात कर रहा है कोई, तो वो इफेक्टिवली कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हॉकी के बारे में बात कर रहा है, आपको हॉकी की नॉलेज नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वोकैबुलरी, अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप क्या ही बात करेंगे। इंटरेस्ट, अगर आपको किसी पर्सन में इंटरेस्ट नहीं है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिवली हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जब इंटरेस्ट होगा तभी आप कम्युनिकेशन करेंगे। इफेक्टिवली की तो बात दूर है, आप कम्युनिकेशन ही नहीं करेंगे। आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ बैरियर इन कम्युनिकेशन समझ आए होंगे। फर्स्ट था हमारा सिमेंटिक बैरियर, जो कि लैंग्वेज या वर्ड के डिफरेंट मीनिंग की वजह से या फिर फॉल्टी ट्रांसलेशन हो रही है, उस वजह से कोई भी बैरियर्स क्रिएट हो रहा है, तो वो आता है हमारा सिमेंटिक बैरियर के अंडर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जो कि हमारे इमोशन, डिस्ट्रेस या हमने किसी के लिए फॉल्स अजम्पशंस क्रिएट कर रखी हैं, तो वो आते हैं हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर के अंडर। फिजिकल बैरियर्स, जो कि नॉइज, डिस्टेंस, टाइम या इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर दी है जिस वजह से आपके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, तो वो आती है हमारा फिजिकल बैरियर के अंडर। कल्चरल बैरियर, जो कि हमारे बिलीव्स, नॉर्म्स या वैल्यूज डिफरेंट है, तो वो आते हैं हमारे कल्चरल बैरियर के अंडर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जो कि किसी कंपनी के इतने रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हैं कि मेंबर्स ही आपस में किसको किसको क्या बताना है, अपनी बात अपने बॉस तक डायरेक्टली नहीं कह पा रहे, तो वो आते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंडर। एंड लास्ट है हमारा पर्सनल बैरियर। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर लैक ऑफ नॉलेज, आपको इतनी नहीं है नॉलेज को लेकर या कॉन्फिडेंस को लेकर, इफेक्टिवली कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, या फिर आपको उस पर्सन में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर इफेक्टिवली कम्युनिकेशन नहीं हो पाता इन वजहों से, तो वो आता है हमारा पर्सनल बैरियर के अंडर। कॉन्फ्लिक्ट इज अ डिसएग्रीमेंट एंड
आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट। कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं? जब हम दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट होता है, जिस वजह से डिसएग्रीमेंट हो रहा है, उसे ही हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट वर्ड लिया कहाँ से गया है? द वर्ड कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड कॉन्फ्लिक्ट से लिया गया है, जिसका मीनिंग है विच मीन्स स्ट्राइक टू थिंग्स एट द सेम टाइम्स। मतलब दो चीज़ों के बीच में एक ही समय पर स्ट्राइक होना ही कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट इज द रिजल्ट ऑफ अपोजिंग थॉट्स, ओपिनियन और आइडियाज डिसरप्टिंग द स्टेटस क्वो। कॉन्फ्लिक्ट कब आता है? जब अपोजिंग थॉट्स होते हैं, जब सामने वाले के थॉट्स आपके थॉट्स से मैच नहीं करते, या फिर आइडियाज़ मैच नहीं करते, या ओपिनियन मैच नहीं करते, तब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज़ टाइमिंग। देखिए, जब एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर से कॉन्फ्लिक्ट होता है टाइम को लेकर, जैसे कि आप चाह रहे हैं विंटर में आपकी टाइमिंग कम कर दी जाए और आपकी टाइमिंग है 9 to 6, आप चाह रहे हैं 9 to 5, तो एम्प्लॉयर क्या चाह रहा है? 9 to 6, आप क्या चाह रहे हैं? 9 to 5। तो आपके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच। ये इंसेंटिव्स को लेकर भी हो सकता है या फिर वेजेस को लेकर। कॉन्फ्लिक्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कितने तरह का होता है? सबसे पहले देखिए, फर्स्ट वन इज इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि पर्सन का खुद से ही कॉन्फ्लिक्ट होना, सेल्फ से कॉन्फ्लिक्ट होना, मतलब खुद से ही आप अंदर से लड़ रहे हैं, तो वो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट विद इन द इंडिविजुअल, आप कैसे लिखेंगे? इंडिविजुअल से आपका खुद से कॉन्फ्लिक्ट होना। दे अराइज व्हेन टू और मोर गोल्स आर टू बी अचीव्ड एट द सेम टाइम। जब आप दो या दो से ज़्यादा गोल्स को एक ही टाइम पर अचीव करना चाहते हैं, तब ये आपका कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है खुद से ही। देखिए, रिमेंबरिंग दैट द प्रीफिक्स इंट्रा मीन्स originating internally, you can see that intrapersonal conflict is when you feel conflicted about your own thought and action। जब आपको खुद से ही फील हो कि आपके थॉट एंड एक्शंस के बीच में कि आप क्या करें क्या ना करें, आपको खुद ही इस कंफ्यूजन में जब आ जाते हैं आप, तो आपका खुद से ही कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। द एक्सपीरियंस टेक प्लेस इन द पर्सन माइंड। दो एक्सपीरियंस है पर्सन के माइंड में चलते हैं, जैसे कि आपको सिगरेट पीने के लिए मना करा गया और आप चाह रहे हैं कि मैं पी लूँ, तो आपके मन में एक मन हो रहा है कि पीऊँ, एक मन हो रहा है ना, तो आपके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपका खुद से ही। साइकोलॉजिकल इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल थॉट्स, वैल्यूज़, प्रिंसिपल एंड इमोशंस। तो एक खुद से ही जब आपकी वैल्यूज़ या थॉट्स मैच नहीं करते या इमोशंस आपके सामने आ जाते हैं, आप तब इंट्रापर्सनली कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। सेकंड है हमारा इंटरपर्सनल। जब आपका सामने वाले के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो होता है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू पीपल इज नोन एज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब आप जब दो पीपल्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। द कॉन्फ्लिक्ट इज एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल ही होता है क्योंकि ये आपसे नहीं हो रहा, दूसरे से हो रहा है आपका। टू ईच पर्सन फॉर एग्जिट्स ओनली बिटवीन टू पीपल्स। ठीक है, दो पीपल्स के बीच में होता है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सीन एनी टाइम टू पीपल डिसएग्री ऑन अ टॉपिक। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कब दिखाई देता है? जब कभी भी दिख सकता है जब दो पीपल्स किसी भी टॉपिक को लेकर डिसएग्री हो रहे होते हैं। ठीक, आप आते हैं, अब हम इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं जब इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो किन्हीं दो पीपल्स के बीच। तो देखिए, दिस कैन बी रिजॉल्व सच एज सम स्ट्रेटजीज सच एज अवॉइडिंग, कन्फ्रंटिंग एंड कंप्रोमाइजिंग। तो दो पीपल्स में से किसी एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या किसी को अवॉइड करना पड़ेगा, या कन्फ्रंटिंग करनी पड़ेगी, जिस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है आपका रिजॉल्व हो सकता है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। अब आते हैं हम, थर्ड है हमारा इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है, इंटर का मीन्स होता है एक्सटर्नल, ठीक है, एंड ग्रुप्स का मीन होता है सेट ऑफ मल्टीपल्स थिंग्स। तो एक्सटर्नली जब आप सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम जब दो ग्रुप्स
या दो से ज़्यादा ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे हम कहते हैं इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। देखिए कैसे लिखेंगे। सो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट रिलेट्स टू कॉन्फ्लिक्ट दैट हैपन बिटवीन सॉलिफाइड ग्रुप्स ऑफ पीपल। ये ग्रुप्स के बीच में हो रहा है, ये एक ही ग्रुप में नहीं हो रहा, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इन सिंपल वर्ड दिस कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स। ठीक है। और इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक ही ग्रुप है उनके मेंबर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। उसमें ऊपर वाले में क्या था, इंटर में है कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और इंट्रा में है एक ही ग्रुप है उसके मेंबर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स ऑफ ग्रुप्स। ठीक है। वेज ऑफ डूइंग टास्क और रीचिंग ग्रुप्स गोल्स। तो ये कब हो सकता है, ऐसे किसी टास्क को लेकर हो सकता है मेंबर्स के बीच की टास्क हमारा पूरा नहीं हो रहा है या फिर हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे, तब मेंबर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कि हम कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से किस तरीके से बच सकते हैं। तो देखिए, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन अ वे फॉर टू और मोर पार्टीज टू फाइंड अ पीसफुल सॉल्यूशन टू अ डिसएग्रीमेंट अमंग दैम। जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो जिस वजह से उनके बीच डिसएग्रीमेंट हो रहा है, अब उस डिसएग्रीमेंट को वो किस तरीके से डील करें, किस तरीके से कोप करें, एक पीसफुल इन्वायरमेंट को किस तरीके से फाइंड करें। अब वो उस पीसफुल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए जिन भी वेज का यूज़ करेंगी दोनों पार्टीज, उसे ही हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन या कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना। There are 5 basic ways of addressing conflict that were identified by Thomas and Kilman in 1976. तो 1976 में थॉमस एंड किलमन ने कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेसिंग करने के 5 वेज दिए हैं। फर्स्ट है हमारा अवॉइडेंस, सेकंड कोलैबोरेशन, थर्ड कॉम्प्रोमाइज, फोर्थ कंपटीशन, फिफ्थ अकोमोडेशन। एक एक करके हम सबको डिटेल में जान लेते हैं। फर्स्ट, अवॉइडेंस, टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट एंड लेट इट प्ले आउट। इट मीन्स जब दो पार्टीज हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड और आप हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड ने बोला कि हम कल पिकनिक जाएंगे, हमारी क्लास कल पिकनिक जा रही है, आप कह रहे हैं आपकी क्लास 2 दिन बाद पिकनिक जा रही है। तो आप लोगों ने टीचर की बात को सही से सुनी नहीं है, जिस वजह से आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। तो आपने क्या करा, आप वो कह रहा है कल, आप कह रहे हैं कि 2 दिन बाद, ठीक है। तो आपने क्या करा, उस बात पर चर्चा करनी बंद कर दी। आपने बोला भाई जब जाएंगे देखा जाएगा, अभी बात मत करो। तो आपने क्या करा, अवॉइड करा, ठीक है। सेकंड है हमारा कोलैबोरेशन, बोथ ऑफ द पार्टीज कम टुगेदर टू डेवलप अ म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशन। मतलब कि दोनों पार्टीज जिनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिनके बीच डिसएग्रीमेंट हो रहा है, वो दोनों पार्टीज मिलकर एक बेनिफिशियल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, दो कंपनीज हैं ए एंड बी, ए और बी दो कंपनी हैं, इनके बीच डील हुई थी, इनके बीच एक डील हुई थी, ठीक है। जिस डील के दौरान इनके बीच इश्यूज आ गए हैं, अब इन इश्यूज की वजह से इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो चुका है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है जिस वजह से डिसएग्रीमेंट हो रहा है इन दोनों कंपनीज के बीच। अब ये कंपनी क्या करेंगी, इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए कोलैबोरेशन को अपनाएंगी। कोलैबोरेशन में क्या होगा, ये दोनों ही कंपनी मिलकर एक मीटिंग बिठाएं, ना कि ये लड़कर झगड़कर बैठ जाएं। तो इनको एक मीटिंग बुलानी चाहिए जो कि दोनों के लिए ही बेनिफिशियल हो। उसमें ए के और बी के दोनों ही कंपनीज के ओपिनियन रखे जाएं, उनका इंटरेस्ट को सामने रखा जाए और उसका एक सॉल्यूशन निकाला जाए जिसमें कि ना ही ए कंपनी नुकसान में जाए ना ही बी कंपनी नुकसान में जाए। एक ऐसा म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशन को फाइंड किया जाए। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए इन्होंने दोनों ने क्या करा, मिलकर अपने अपने ओपिनियंस सामने रखे, एक मीटिंग बुलाई, तो कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहा। तो ये एक बेस्ट वे होता है कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने का। नेक्स्ट है हमारा कंप्रोमाइज, फाइंड अ मिडल ग्राउंड सॉल्यूशन इन विच ईच पार्टी इज पार्शियली सेटिस्फाइड। इसमें क्या होता है, एक पार्टी फुली सेटिस्फाइड हो रही होती है जबकि दूसरी पार्टी उस एग्रीमेंट को लेकर, उस डिसीजन को लेकर
पार्शली सेटिस्फाइड होती है, मतलब कि एक पार्टी की पूरी शर्तें मानी जा रही है, उसकी पूरी डिमांड पूरी करी जा रही हैं, जबकि दूसरी पार्टी की बस थोड़ी बहुत ही बात मानी जा रही है। ऐसा नहीं कि उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी जा रही, उसकी भी बात रखी जा रही है लेकिन थोड़ी कम। फॉर एग्जाम्पल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जो कि किसी को जॉब दिलवा रहा है, मान लीजिए वो आपको जॉब दिलवा रहा है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंटरव्यूअर को पैसे खिला रहा है और आपको जॉब दिलवा रहा है। लेकिन जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंटरव्यूअर से मिल गया है तो अब इंटरव्यूअर जो है पैसे ले लेगा, ठीक है, वो तो वहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को अब जो उस कंपनी के मेंबर्स हैं, क्लर्क वगैरह है ना, उस कंपनी में जो काम करते हैं उसके मेंबर्स बोल रहे हैं कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो, इंटरव्यूअर को ऐसे पैसे दिलाकर इनको जॉब दिलवा रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते आप। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने क्या करा, इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और क्लर्क के बीच। इन्होंने क्या करा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने क्लर्क को कहा कि भाई थोड़े से पैसे आपको भी दे दूंगा। तो इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, अब इसने इसको बोला कि थोड़े पैसे आप भी ले लेना, तो इसने बोला चलो भाई ठीक है। तो क्लर्क जो है फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है यहाँ पर कि भाई इतनी आसानी तरीके से दूसरे को यहाँ पर जॉब दिलवा रहे हैं, और इंटरव्यूअर भी यहाँ पर फंस रहा है क्योंकि वो इस तरीके से जॉब दे रहा है। अब इस क्लर्क ने तो चलो पैसे ले लिए, अगर और किसी मेंबर को पता चला तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अभी तो इनके बीच हो रहा था तो इसने पैसे देकर ख़त्म कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, क्लर्क जो है पार्शली सेटिस्फाइड है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसकी पूरी तरीके से डिमांड पूरी करी जा रही है वो फुल्ली सेटिस्फाइड है। तो क्लर्क ने यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करा, चलो मुझे थोड़े से पैसे मिल रहा है, मेरा क्या जा रहा है, लगने दो। तो उस यहाँ पर वो पार्शली सेटिस्फाइड हुआ और थोड़े से पैसे लेकर हट गया। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की पूरी शर्तें पूरी हो रही थी तो फुल्ली सेटिस्फाइड था। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर कर आपने उस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर दिया, जैसे क्लर्क और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने। कंपटीशन में होता है कि जब दो पार्टीज हैं, जैसे फोकस ऑन गेटिंग योर पर्सपेक्टिव एक्सेप्टेड रिगार्डलेस टू इम्पैक्ट टू अदर पार्टी। इसमें क्या होगा, आप अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू पर फोकस करें, ना ही तुम अपनी बात को किसी से मनवाओ, ना ही आप किसी की बात को मानो, बल्कि अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू पर वर्क करो और उसको सही प्रूव करो। जिससे क्या होगा, सामने वाले बंदे को भी लगेगा हाँ भाई इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था बिल्कुल सही था। वो आपके साथ कंपटीशन में आ जाएंगी और आप खुद को सही प्रूव करके जो आप लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट था उसको ख़त्म कर सकते हैं। अकोमोडेशन, एक्सेप्ट द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर पार्टी टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। आपने दूसरे के पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप पिकनिक का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, आप बोल रहे थे कि 2 दिन बाद पिकनिक जा रहे हैं, पर आपका फ्रेंड बोला था कि हम कल ही पिकनिक जा रहे हैं। तो आपने उसके पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट कर लिया, आपने बोला चलो भाई हाँ कल ही जा रहे हैं, आपने बात को ख़त्म कर दिया। तो आपने उसकी बात को मान लिया। जब कोई भी पार्टी सरेंडर कर जाती है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल सरेंडर कर देती है, दूसरे की बात को मान लेती है, उसके लिए एग्री कर जाती है, उसे कहते हैं हम अकोमोडेशन करना या अकोमोडेट करना। साइलेंस क्या है, इसके क्या टाइप्स हैं एंड इसके बेनिफिट्स क्या हैं कम्युनिकेशन के दौरान। साइलेंस क्या होता है कम्युनिकेशन में, जब हम किसी कम्युनिकेशन के दौरान वर्ड्स का या स्पीच का यूज़ नहीं करते तो वह हमारा साइलेंस कहलाता है। और ये एक पावरफुल एंड इफेक्टिव मोड माना जाता है कम्युनिकेशन का। पावरफुल एंड इफेक्टिव मोड क्यों कहा गया है, क्योंकि ये सामने वाले पर्सन के ऊपर जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारे बारे में। पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब कि हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी इंटेंशंस कैसी हैं उस पर्सन के लिए जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हम ये शो कर देते हैं साइलेंस के थ्रू कि हमारे इमोशंस क्या हैं सामने वाले पर्सन के लिए, हमारी इंटेंशन कैसी है, या फिर हमारे थॉट्स क्या हैं। तो देखिए यही लिखा है, साइलेंस कैन बी अ पावरफुल एंड इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन पर्टिकुलरली व्हेन वर्ड्स आर नॉट नेसेसरी। जब वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती तब ये कम्युनिकेशन के दौरान आ जाता है। और व्हेन अ मोर प्रोफाउंड इम्पैक्ट, और ये एक शक्तिशाली इम्पैक्ट डालता है सामने वाले पर्सन के ऊपर कि हम उसके लिए कैसे थॉट्स रखते हैं, कैसे इमोशंस रखते हैं, या फिर उसको लेकर हमारी इंटेंशन कैसी हैं। थ्रू साइलेंस वी कैन कन्वे आवर थॉट्स, इमोशंस एंड इंटेंशन। तो साइलेंस के थ्रू हम क्या कन्वे करते हैं, हमारे थॉट्स कैसे हैं,
उस सामने वाले पर्सन के लिए इमोशंस कैसे हैं, या फिर इंटेंशन। इंटेंशन मतलब कि हमें उसकी बातचीत में इंटरेस्ट है या नहीं। इमोशंस का मतलब कि अगर कोई फ्रेंड है, फॉर एग्जांपल, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका फ्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है ना, वो अपना दुख आपसे शेयर कर रहा है। तो अगर आप उसकी बात अच्छे से सुनते हो, साइलेंस होकर सुनते हो, है ना, और आपको भी दुख हुआ कि उसके साथ ऐसा हुआ है, कोई इंसिडेंट उसके साथ ऐसा हो चुका है, तो आपने क्या करा, साइलेंट होकर उसकी पूरी बात को सुना और उसे गले से लगा लिया। तो ये क्या शो करता है कि आपके अंदर उसके लिए इमोशंस हैं, तभी तो आपने उसके दुख को अपने साथ शेयर किया, है ना। आप उसको लेकर एम्पैथेटिक हो, आपने ये शो किया कि आप उसके दुख को समझते हो, उसकी फीलिंग को समझते हो। तो साइलेंस ने क्या दिखाया, आपके इमोशंस को दिखाया। एंड साइलेंस जो है हमें सोचने समझने की भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप किया, तो आप उसका आंसर देने के लिए टाइम लेते हैं, तो वहाँ पे जो आपने साइलेंस को अपनाया कम्युनिकेशन के दौरान, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे थे, अपने थॉट्स को अरेंज कर रहे थे कि मुझे किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। तो हम क्या कन्वे करते हैं, थॉट्स को, इमोशंस को एंड इंटेंशंस को। आई होप कि आपको इसका मीनिंग समझ आ चुका है। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ साइलेंस, कि साइलेंस होता कितने टाइप का है। नाउ टाइप्स ऑफ साइलेंस, फर्स्ट पॉजिटिव साइलेंस, सेकंड नेगेटिव साइलेंस। तो एक एक करके हम दोनों को डिटेल में जान लेते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव साइलेंस, साइलेंस यूज्ड टू शो एम्पैथी, सपोर्ट और रिस्पेक्ट। मतलब जब अगर आप साइलेंस का यूज कम्युनिकेशन के दौरान एम्पैथी, सपोर्ट या फिर रिस्पेक्ट को शो करने के लिए करते हो, तो वो हमारा पॉजिटिव साइलेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपका एक फ्रेंड है, ओके, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, उसने किसी अपने को खो दिया है, ओके। वो आपसे अपना दुख शेयर कर रहा है और आप उसकी बात ध्यान से सुनते हो। आप भी उसका दुख सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हो, हैरान हो जाते हो, बिल्कुल चुप हो जाते हो, क्योंकि आपको दुख होता है कि इसके साथ ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। तो आप उसे गले से लगा लेते हो। आपने कुछ कहा तो नहीं कम्युनिकेशन के दौरान, लेकिन आपने उसे गले से लगा लिया और आप एकदम चुप हो गए, आप हैरान हो गए। तो यहाँ पर आपका चुप हो जाना और उसे गले से लगाना क्या शो करता है कि आप उसको लेकर एम्पैथेटिक हो, आप उसके दुख को समझते हो, उसकी फीलिंग्स को समझते हो। तो जब आपने यहाँ पे साइलेंस का यूज़ एम्पैथी को शो करने के लिए करा, तो ये हमारा पॉजिटिव साइलेंस में आएगा। एंड देखिए, सपोर्ट, आपने उसको गले से लगाया, आपने ये दिखाया कि आप उसके साथ हो, तो साइलेंस के थ्रू हम सपोर्ट को भी दिखाते हैं, तो ये हमारे पॉजिटिव साइलेंस में आते हैं। और रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आपको कोई बड़ा डांट रहा है या फिर किसी गलती होने पर समझा रहा है, अगर आप उन्हें पलटकर जवाब नहीं देते हो बल्कि शांत होकर सुनते हो, तो यहाँ पर आपका शांत होकर सुनना क्या शो करता है, रिस्पेक्ट को शो करता है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर आपके टीचर्स हो सकते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव साइलेंस में आता है। नेक्स्ट, नेगेटिव साइलेंस। तो जब साइलेंस का यूज़ आप ये एक्सप्रेस करने के लिए करते हो कि आप किसी चीज़ को लेकर डिसएग्री हो या फिर नाखुश हो या इंडिफरेंस। इंडिफरेंस मतलब कि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, आप उसके लिए कोई भी इमोशंस नहीं रखते। तो अगर आप इन सब चीज़ की वजह से साइलेंस हो, तो वो हमारा आएगा नेगेटिव साइलेंस में। देखिए, साइलेंस यूज टू एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट, डिस्प्लेजर और इनडिफरेंस। तो अगर आपने साइलेंस का यूज़ ये शो करने के लिए किया है कि आप उस चीज़ से एग्री नहीं करते, उससे नाखुश हो, डिस्प्लेजर मतलब उस चीज़ को लेकर आप नाखुश हो, और इनडिफरेंस, इनडिफरेंस मतलब कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आपके अंदर उसके लिए कोई इमोशंस नहीं है, तो वो हमारा आता है नेगेटिव साइलेंस में। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपका फ्रेंड अपना दुख आपके साथ शेयर कर रहा है, लेकिन आपको उसकी बातचीत में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आपके अंदर ऐसे थॉट्स हैं उसको लेकर कि आप सोचते हो कि ये तो ऐसे ही रोता रहता है, बस मेरे को टेंशन देता रहता है। तो आपके अंदर ना फीलिंग्स हैं उसको लेकर, ना इमोशंस हैं, ना ही आपको उसकी बातचीत में कोई इंटरेस्ट है। तो वो हो गया हमारा इनडिफरेंस। तो यहाँ पे साइलेंस जो था वो नेगेटिव साइलेंस था। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ साइलेंस अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो अब हम चलते हैं बेनिफिट्स की तरफ कि साइलेंस के क्या बेनिफिट्स हैं कम्युनिकेशन में। नाउ बेनिफिट्स ऑफ साइलेंस। फर्स्ट, कन्वेइंग इमोशंस। तो इमोशंस को कन्वे करने में ये हमारी हेल्प करता है। ये एक पावरफुल एंड इफेक्टिव वे माना जाता है इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। तो यही लिखा है, साइलेंस कैन बी अ पावरफुल वे टू एक्सप्रेस इमोशंस। किस टाइप के इमोशंस? सच एज एम्पैथी, सपोर्ट और रिस्पेक्ट। जैसे कि अभी हमने पहले समझा एम्पैथी, जब आप किसी के दुख को सुनकर हैरान हो जाते हो और बिल्कुल चुप हो जाते हो, तो यहाँ पे जो साइलेंस था वो क्या शो करता है कि आप उसके
फीलिंग्स को समझते हो, उसके इमोशंस को समझते हो, आप उसको लेकर एम्पैथेटिक हो। तो यहाँ पे साइलेंस क्या था, पॉजिटिव वाला था। एंड उसका हक करना, जैसे कि अभी आपने उसका जवाब तो नहीं दिया, आप उसको सुन के बिल्कुल हैरान हो गए, लेकिन आपने उसे हक करा या फिर उसका हाथ पकड़ लिया, तो ये दिखाता है कि आप उसको सपोर्ट करते हो। रिस्पेक्ट, तो जब कोई आपको बड़ा डांटता है, आप उसे चुप होकर सुनते हो, तो आप उनको क्या शो करते हो कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो। सेकंड, रिफ्लेक्शन एंड कंटेम्पलेशन, मतलब कि साइलेंस आपको चिंतन करने, मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचने समझने की अपॉर्चुनिटी देता है, और इससे क्या होता है, आप सही डिसीजन ले पाते हो, या फिर किसी को आपको कोई आंसर देना है तो वो आप सही दे पाओगे। साइलेंस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिफ्लेक्शन एंड कंटेम्पलेशन, अलाउइंग अस टू गैदर आवर थॉट्स एंड ऑर्गेनाइज आवर आइडियाज़। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, कोई टीचर है आपका, वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, आप उसका आंसर देने के लिए टाइम ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से मुझे देना चाहिए, तो इस साइलेंस के थ्रू आप सोच पा रहे हैं, अपने थॉट्स को अरेंज कर पा रहे हैं कि मुझे मैम को किस तरीके से आंसर देना है। तो साइलेंस हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जिससे हम सही डिसीजन ले पाते हैं या फिर सही आंसर कर पाते हैं। थर्ड, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, तो ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब असहमति, किसी चीज़ के बारे में बहस होना। तो अगर मान लीजिए दो पार्टीज़ हैं ए एंड बी, उनके बीच बहस हो रही है ना, कोई डिसीजन लिया जा रहा है, लेकिन ए पार्टी उससे एग्री कर रही है, बी पार्टी उससे एग्री नहीं कर रही। अगर एक पार्टी भी इनमें चुप हो जाए तो ये बहस खत्म हो सकती है। मतलब कि उस चीज़ को मान ले, जैसे हमने अभी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन वाली वीडियो में पढ़ा था, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का वे था अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के थ्रू भी आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को मान लेते हैं एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सरेंडर कर जाते हैं, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, रिजॉल्व हो जाता है। तो ये बेस्ट वे माना जाता है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का। तो यहाँ पे आपने क्या करा, साइलेंस का यूज़ करा कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, ताकि आपकी बहस और ज़्यादा ना हो, और इससे क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिवली हो पाएगा। आप आगे चल के भी, मतलब मान लीजिए आप बिजनेस चला रहे हैं उस पर्सन के साथ, कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर दोनों ही बहस करते रहेंगे तो आपकी पार्टनरशिप खत्म हो सकती है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में भी हमारी हेल्प करता है। साइलेंस कैन हेल्प रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बाय प्रोवाइडिंग अ काम एंड पीसफुल एटमोसफियर। तो ये हमें काम एंड पीसफुल एटमोसफियर प्रोवाइड करता है, अलाउइंग फॉर मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। नेक्स्ट, एक्टिव लिसनिंग। ऑफ कोर्स सी बात है, साइलेंस के थ्रू हम एक्टिव लिसनिंग कर पाते हैं। अगर साइलेंस ही ना होता, हम किसी की बात को अटेंटिवली या फिर एक्टिवली सुन ही नहीं पाते, हमें वो चीज़ अंडरस्टैंड नहीं होती, ना ही वो चीज़ हम रिमेंबर कर पाते। तो साइलेंस हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है कि हम किसी की बात को अटेंटिवली सुन सकते हैं। साइलेंस कैन बी यूज टू लिसन एक्टिवली एंड अटेंटिवली टू अदर्स। तो अब देखिए, अगर आप साइलेंस को यूज़ करते हो इफ़ेक्टिवली, सही तरीके से आप साइलेंस का यूज़ करोगे कम्युनिकेशन में, इससे क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन मोर इफ़ेक्टिव बनेगा, दूसरे के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे, क्योंकि आप उसको ये दिखाते हो कि आप उसकी बात को अच्छे से सुन रहे हो, उसमें आपको इंटरेस्ट है, आपके अंदर उसके लिए इमोशंस हैं। देखिए, कोई किसी की बात जब भी सुनता है जब उसको उसमें इंटरेस्ट होता है या फिर उसके लिए इमोशंस होते हैं, तो आपका रिलेशनशिप भी अच्छा बनता है दूसरे के साथ। एंड अचीव ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड ऑफ कोर्स ये बात है, आप उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो। अगर आपने उसे अच्छे से सुना होगा, साइलेंस होकर सुना होगा, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग भी हो पाती है साइलेंस के थ्रू। तो हमने क्या समझा कि अगर हम साइलेंस इफेक्टिवली यूज़ करेंगे, कम्युनिकेशन बेटर बनेगा, रिलेशनशिप अच्छे होंगे एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। डिस्कस अबाउट मेमो, या फिर हम कह सकते हैं मेमोरेंडम। तो मेमो को हम मेमोरेंडम के नाम से भी जानते हैं। देखिए, वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, मेमो का मीनिंग, पर्पस, यूजेस एंड इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कि इसे किस तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए मेमो होता क्या है। मेमो एक कम्युनिकेशन टूल की तरह यूज़ किया जाता है कंपनी के अंदर। जब कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है या फिर कोई अपडेट देनी है एम्प्लॉयज़ को, तो ये कंपनी के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वर्क करता है एज अ कम्युनिकेशन टूल। ओके, तो एक बार मीनिंग देख लेते हैं। मेमो ऑल्सो नोन एज मेमोरेंडम। तो मेमो को हम मेमोरेंडम के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप लोग के एग्जाम में मेमो पूछे या फिर मेमोरेंडम पूछे, एक ही बात है। आर एन असेंशियल टूल यूज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट टूल की तरह वर्क करता है, क्योंकि इसी के थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड कर पाते हैं, डायरेक्ट कर पाते हैं, इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं, या फिर हमें कोई अपडेट देनी है
तो वो हम मेमो के थ्रू ही दे पाते हैं। तो इसलिए इसे एक इम्पॉर्टेंट टूल की तरह यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, मेक रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड अपडेट्स। कन्वे इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है, अनाउंसमेंट करनी है। मेक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में हम एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने एम्प्लॉयज़ से वो काम जो आपने दे रखा है उसे जल्दी करवाना चाहते हो, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये काम हमें 2 डेज़ के अंदर कंप्लीट चाहिए। तो मेमो में आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। प्रोवाइड अपडेट्स, तो आपको कोई अपडेट देनी है, इवेंट्स के बारे में बताना है, तो वो भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को बता सकते हो। तो सिंपल वर्ड्स में कहें कि मेमो एक ऐसा टूल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी के अंदर यूज़ किया जाता है, जिससे कि हमारा वर्क फ्लो स्मूथली काम करे, सब एक ही डायरेक्शन में काम करें। कोलैबोरेशन इसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि देखिए अगर हमने मेमो भेजा है तो वो किसी एक पर्सन के लिए नहीं, सभी के लिए भेजा है, तो सब मिलके काम करते हैं और सेम डायरेक्शन में काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं किसकी वजह से? मेमो की वजह से। आई होप कि आपको इसका मीनिंग क्लियर हो चुका है। नाउ पर्पस ऑफ मेमो, पर्पस क्या होता है, हम मेमो भेजते क्यों हैं? तो मीनिंग से ही आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी आप एग्जाम में किस तरीके से इसका आंसर लिख के आएंगे, देखिए। फर्स्ट, टू इन्फॉर्म, मतलब कि अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो आप मेमो के थ्रू दे सकते हो। आप उसमें कोई भी अनाउंसमेंट कर सकते हो, कोई भी अपडेट दे सकते हो, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप को। स्पेसिफिक ग्रुप का यहाँ पे मतलब है, मान लीजिए आपकी कंपनी के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, है ना, डिजिटल मार्केटर भी हैं एंड वेब डेवलपर्स भी हैं। आपको जो अपडेट देनी है या फिर इंफॉर्मेशन देनी है किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को देनी है, मान लीजिए ग्राफिक डिज़ाइनर्स को देनी है, तो आप उनको मेमो भेज सकते हो। ओके, तो यही लिखा है, टू कन्वे इंफॉर्मेशन, अपडेट और अनाउंसमेंट टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। तो मेमो भेजने का पर्पस इन्फॉर्म करना हो सकता है। सेकंड, टू डायरेक्ट, तो अगर आप चाहते हो अपनी कंपनी के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करना, उनको गाइड करना, तो आप मेमो के थ्रू गाइड कर सकते हो। टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, तो किसी एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर अपने एम्प्लॉय को कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी या फिर उन्हें गाइड करना है कि ये काम ऐसे ऐसे करना है, तो आप मेमो भेज के उसमें पूरी डिटेल्स दे सकते हो। तो मेमो भेजने का पर्पस डायरेक्ट करना भी हो सकता है। थर्ड, टू कम्युनिकेट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, टू इन्फॉर्म एम्प्लॉयज अबाउट न्यू और अपडेट पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस। तो कंपनी में कुछ भी नया हुआ है, कोई भी पॉलिसीज़ में चेंज आया, रूल्स में चेंज आया, या फिर कोई प्रोसीजर समझाना है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ये भेजने का पर्पस भी हो सकता है। हमें उन्हें गाइडलाइंस देनी है कि ये काम अब ऐसे नहीं ऐसे हुआ करेगा, या फिर कोई भी रूल है हमारी कंपनी के अंदर वो चेंज हुआ है तो वो हम बता सकते हैं। ओके, फोर्थ है हमारा टू रिक्वेस्ट एक्शन, मतलब फॉर एग्जांपल, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने उन्हें बीच में से कोई प्रोजेक्ट आ गया, अर्जेंट प्रोजेक्ट है, उससे आपको फ़ायदा होगा, तो आपने उनसे ये कह दिया कि आप जो काम कर रहे थे उसको रोक दीजिए और इस काम को कीजिए। तो आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं किसी एक्शन को करने के लिए, या फिर ऐसे कह सकते हो कि वो काम हमें जल्दी पूरा चाहिए जो हमने पहले प्रोजेक्ट दिया था। तो इस तरीके से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। टू रिक्वेस्ट एम्प्लॉयज़ टू टेक स्पेसिफिक एक्शन और कंप्लीट अ टास्क, ठीक है, तो हम टास्क को कंप्लीट करने के लिए कह सकते हैं। तो इस पर्पस से भी हम मेमो को भेजते हैं। नेक्स्ट है टू डॉक्यूमेंट, इसका मतलब है कि हमें अपने एम्प्लॉयज से रिकॉर्ड चाहिए, तो इसके लिए भी हम मेमो भेज सकते हैं। हम मेमो भेज के उनसे रिकॉर्ड मांग सकते हैं कि ये टास्क कहाँ तक पहुँचा, कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, जो हमने डिसीजन लिया था वो सही वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, तो हम रिकॉर्ड की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टू क्रिएट अ रिकॉर्ड ऑफ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, डिसीजन और एक्शन। ओके, तो कोई भी इंफॉर्मेशन है, डिसीजन है या फिर एक्शन है, इसका हम रिकॉर्ड मांग सकते हैं मेमो भेजकर। तो हम कह सकते हैं मेमो आर यूज टू फैसिलिटेट इंटरनल कम्युनिकेशन, तो इसे कंपनी के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज़ किया जाता है एज अ कम्युनिकेशन टूल, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया फैसिलिटेट इंटरनल कम्युनिकेशन। क्या इंश्योर करने के लिए किया जाता है? एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, सभी एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या नहीं, एंड प्रोमोट अ स्मूथ वर्क फ्लो, और जो हमारा वर्क फ्लो है वो स्मूथली काम कर रहा है या नहीं। देखिए, अगर सभी एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे तो हमारा वर्क फ्लो भी जो है स्मूथ रहेगा, सबको पता होगा कि ये काम किस तरीके से करना है।
दे कैन बी यूज्ड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। तो इसे बहुत सारी जगह पर यूज़ किया जाता है। तो अगर पर्पस कहें, यूजेस कहें, एक ही बात है, फिर भी मैंने यूजेस आपको अलग से लिखकर दिखा दिए हैं शॉर्ट में। देखिए, फर्स्ट, इन्फॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ अबाउट चेंजेस इन पॉलिसीज़ और प्रोसीजर। तो अगर आपको अपने कंपनी के एम्प्लॉय को ये इन्फॉर्म करना है कि हमारी कंपनी की पॉलिसीज़ में चेंज आ गया है, प्रोसीजर में चेंज आ गया है, तो आप मेमो भेजकर बता सकते हो। सेकंड, रिक्वेस्टिंग फीडबैक और इनपुट ऑन अ पर्टिकुलर मैटर। तो अगर आपको पर्टिकुलर मैटर के ऊपर उनसे फीडबैक चाहिए तो आप वो भी मेमो के थ्रू ले सकते हो। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग अपडेट। तो किसी भी तरह का अपडेट देना है अपने एम्प्लॉयज़ को, हॉलीडेज़ को लेकर, या फिर कहीं पर कोई भी डिपार्टमेंट को आप घुमाने लेकर जा रही है कंपनी, वो आप बता सकते हो कि कौन सा डिपार्टमेंट जा रहा है। तो प्रोवाइडिंग अपडेट्स ऑन कंपनी न्यूज़ और इवेंट्स। आउटलाइनिंग न्यू इनिशिएटिव और प्रोजेक्ट। तो कंपनी में कोई भी नया प्रोजेक्ट आया उसके बारे में बताना है, तो वो भी आप मेमो से बता सकते हो। डॉक्यूमेंटिंग डिसीजन और एक्शन टेकन बाय मैनेजमेंट। तो आप रिकॉर्ड भी मांग सकते हो, ये देख सकते हो कि जो हमने पहले डिसीजन लिया था वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम रिकॉर्ड भी मांग सकते हैं मेमो के थ्रू। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल मेमोस आर यूजफुल टूल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये हमारे कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है, क्योंकि एक ही मेमो भेजकर हम सभी एम्प्लॉय को एक ही बारे में डायरेक्ट कर देते हैं, गाइड कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो इसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल माना जाता है। एंड कोलैबोरेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कोलैबोरेशन हो पाता है, मतलब कि हम मिलके काम कर सकते हैं। हमने एक मैसेज दिया, उसे सभी एम्प्लॉय फॉलो करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, मेमो लिखा कैसे जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर मेमो लिखने को आ जाए तो आप इजीली लिख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले लिखना होता है हमें अपना सब्जेक्ट। जिस भी पर्पस से आप मेमो भेज रहे हो उसे लिखिए। अपकमिंग हॉलीडे शेड्यूल, जैसे हमारा पर्पस है हमें अपने एम्प्लॉय को हॉलीडे शेड्यूल समझाना है। छुट्टियां आ रही हैं, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को बताना है कि किस किस दिन हमारा ऑफिस क्लोज रहने वाला है। देन फिर उस कंपनी का नाम, जो भी कंपनी है आपके उसका नाम लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा XYZ कॉर्पोरेशन। देन जिस भी डेट को मेमो भेजा जाएगा वो डेट यहाँ पर लिखी जाती है। जैसे मैंने लिखा 17 दिसंबर 2025। इस डेट पर मैं मेमो भेज रही हूँ, तो मैंने उस डेट को यहाँ पर लिख दिया। अब ये मैसेज सभी एम्प्लॉय को है, तो हमने यहाँ पे लिखा टू ऑल एम्प्लॉयज़, वी आर अप्रोचिंग द हॉलीडे सीजन एंड वी वांट टू इंश्योर दैट ऑल एम्प्लॉयज़ आर अवेयर। तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर करना है कि हॉलीडे शेड्यूल आ रहा है, द कंपनी हॉलीडे शेड्यूल। देन हमने यहाँ पे लिखना है हॉलीडे शेड्यूल को हाईलाइट करके, ताकि देखते ही समझ आ जाए कि किस किस दिन ऑफिस क्लोज है। यहाँ पे हमने लिखा क्रिसमस डे दिसंबर 25, 2025 को क्लोज रहेगा। न्यू ईयर डे 1 जनवरी 2026 को क्लोज रहेगा। तो देखिए, 25 दिसंबर को तो सभी के ऑफिस क्लोज रहते हैं, लेकिन 1 जनवरी को किसी किसी की छुट्टी होती है, किसी की नहीं होती। तो इसलिए हमने ये हॉलीडे शेड्यूल अपने एम्प्लॉयज़ को भेजा है, ताकि वो अवेयर हो जाएं कि 1 जनवरी को भी ऑफिस क्लोज है। देन इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हम यहाँ पे हाईलाइट करके लिखते हैं। हमने शेड्यूल तो बता दिया, अब ये शेड्यूल बताने का पर्पस क्या था। ऑल ऑफिसेज विल बी क्लोज्ड ऑन द अबव मेंशन डेट। तो जो अभी हमने ऊपर डेट दी है, इस डेट पर हमारा ऑफिस क्लोज रहेगा। पहले हमने ये लिखा। देन हमने लिखा एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट ऑल टास्क एंड इंश्योर अ स्मूथ वर्क फ्लो बिफोर द हॉलीडे। और हम ये बता रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप अपने टास्क को कंप्लीट कर लीजिए छुट्टियों से पहले पहले, ताकि उन पे बाद में कोई भी काम पेंडिंग ना रहे। छुट्टियां आ जाएंगी, इसलिए हम उन्हें अवेयर करें कि वो अपने टास्क को कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंसर्न प्लीज़ रीच आउट टू योर सुपरवाइज़र और HR डिपार्टमेंट। तो अगर इसको लेकर आपको कोई क्वेश्चन है, कंसर्न है, तो आप अपने सुपरवाइज़र से बात कीजिए या फिर HR डिपार्टमेंट से। ओके, तो ऐसे हम अपना पूरा मेमो लिखते हैं। बेस्ट विशेष करके हम यहाँ पे एंड करते हैं। वी विश यू एंड योर लव्ड वन अ जॉयस हॉलीडे सीजन एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। सिंसियरली आशिमा। जिसके भी थ्रू ये लिखा जा रहा है वो अपना यहाँ पे नाम लिखेगा, देन टाइटल एंड में लिख देगा अपकमिंग हॉलीडे। आई होप कि गाइज आपको मेमो का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है कि मेमो क्या है, पर्पस, यूजेस एंड इसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हमने समझाया कि मेमो लिखा किस तरीके से जाता है। तो मैंने एक एक पॉइंट पर आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो चुका है।
वीडियो हेल्पफुल रहा है, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि गाइज एक सिंगल वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। कवर करेंगे ऑडियो विजुअल एड्स का मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स एंड यूजेस कि किस पर्पज से यूज़ किया जाता है इनको। एंड ऑडियो विजुअल एड्स इज एन इंस्ट्रक्शनल डिवाइस इन विच द मैसेज कैन बी हियर्ड एज वेल सीन। ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शनल डिवाइस जो कि हमें मैसेज देता है, जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं और देख पा रहे हैं। ऐसा कोई सा भी डिवाइस जिससे हमें साउंड भी आ रही है प्लस विजुअल भी हो रहा है, उससे हमें इंस्ट्रक्शन मिल रही है या फिर हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, उसी को हम कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। सो और अच्छे से मीनिंग जानने के लिए किंडर्स एस जेम्स की एक डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स आर एनी डिवाइस which can be used to make the learning experience more concrete, more realistic, more dynamic। देखिए ऑडियो विजुअल एड्स ऐसा कोई सा भी डिवाइस जो कि यूज़ किया जाता है लर्निंग पर्पस के लिए, लर्निंग एक्सपीरियंस को मोर कॉन्क्रीट बनाने के लिए, लर्निंग एक्सपीरियंस को मोर मतलब ज़्यादा ठोस बनाने के लिए कि ऐसा सीख जाए कि हमारे माइंड में वो फिक्स हो जाए, हमारे माइंड में वो एकदम फिट हो जाए। जैसे मैम्स जो होती हैं स्कूल्स में, टीचर्स जो होती हैं, हमें पोस्टर्स के थ्रू समझाती हैं, स्लाइड्स के थ्रू समझाती हैं, प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाती हैं। तो उसको देखने के सुनने के साथ साथ अगर हम देखते भी हैं तो हमारे जो माइंड में है वो फिट हो जाता है, मोर रियलिस्टिक, उसको हम रियल में जान पाते हैं कि क्या कैसे होना है। साइंस में हमें डायग्राम के थ्रू समझाया जाता है कि क्या कुछ कैसे होता है। मोर डायनेमिक, अगर हमें कोई ऐसी क्लिप दिखाई जाए, ऐसी कोई वीडियो दिखाई जाए मोटिवेटेड, अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, अगर हमें उसके माइंड को चेंज करना है ना, उसके बिहेवियर को चेंज करना है, तो हम ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं वो मोर डायनेमिक भी होते हैं। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है, किंडर एस जेम्स ने। अब देख लेते हैं गुड्स डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन में इसकी क्या डेफिनेशन दी गई है। एविएट्स आर एनीथिंग बाय मीन्स ऑफ विच लर्निंग प्रोसेस मे बी इनकरेज्ड और कैरिड ऑन थ्रू द सेंस ऑफ हियरिंग एंड सेंस ऑफ साइट, जिसमें आप सुनकर प्लस देखकर कुछ भी सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं और उसमें इनकरेज कर रहे हैं। इनकरेज कैसे करेंगे, जब आपको कोई क्लिप दिखाई जा रही है क्लासरूम में, मान लीजिए मोटिवेशन वीडियो दिखाई जा रही है, तो आप इनकरेज कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप किस वजह से कर रहे हैं, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और आप किस वजह से कर पा रहे हैं, आपको वो जो साउंड है सुनाई दे रही है और वो जो प्लस पिक्चर है वो दिखाई दे रही है, जिस वजह से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। ऐसी कोई सी भी चीज़ जिससे आपको सीखने को मिल रहा है, उससे साउंड भी आ रही है प्लस पिक्चर भी दिखाई दे रही है, वो होते हैं हमारे एवी एड्स। ये जो डेफिनेशन है किसमें दी गई है, गुड्स डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन में। ऑन एवी एड्स द कोठारी कमीशन, एवी एड्स पर कोठारी कमीशन आया था इन 1964 से 66 तक, जिसमें क्या दिया गया था, एजुकेशनल रिवॉल्यूशन, मतलब कि एजुकेशन में रिवॉल्यूशन लाया जाए। ए चाइनीज प्रोवर्ब जो बहुत फेमस है, देखिए, इफ़ आई हियर आई फॉरगेट, अगर मैं सुनता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। आई सी आई रिमेंबर, अगर मैं देख लेता हूँ तो याद रख लेता हूँ, है ना। आई डू आई नो, अगर मैं उसे कर लेता हूँ तो उसे मैं जान जाता हूँ। ये बहुत फेमस है। और ऐसे ही एवी एड्स में, अगर आप एवी एड्स में आप ऑडियो वाला मतलब आप सुनते हैं, मतलब जैसे आप रेडियो सुन रहे हैं तो आप भूल भी सकते हैं उसमें आपने क्या सुना था। अगर आप देख भी लेते हैं तो वो चीज़ आपको याद रहेगी। अगर आप उसे कर लेते हैं तो आपको वो करनी आ जाएगी, आप उसके बारे में जान जाएंगे। ये जो है चाइनीज़ प्रोवर्ब था। अब देखिए, डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पीपल जनरली रिमेंबर रख पाते हैं। ये जो है डेल ने दिया है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, पीपल जनरली रिमेंबर 10% ऑफ व्हाट दे रीड, 10% वो याद रख पाते हैं पढ़कर, 20% वो सीख पाते हैं सुनकर, 30% सी देखने से सीखते हैं, 50% सी एंड हियर सुन के और देख के दोनों को, अगर वो दोनों ही काम कर रहे हैं तो 50% वो याद रख पाते हैं, 70% से एंड राइट, अगर वो बोलते हैं और लिखते हैं तो उससे उनको 70% याद रहता है,
90% व्हाट दे डू, अगर वो करते हैं उस काम को तो 90% उसको याद रख पाते हैं। अब देख लेते हैं हम नीड्स, इम्पॉर्टेंस या पर्पस ऑफ यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स की ऑडियो विजुअल एड्स को किस पर्पस से यूज किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं इसके क्या इंपॉर्टेंस हैं। देखिए, फर्स्ट वन इज दे सेव टाइम एंड एनर्जी, इससे हम अपने टाइम और एनर्जी को सेव कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर आपको कोई स्लाइड दिखा रहा है जो उसने प्रिपेयर करके रख रखी है, तो उससे क्या हो रहा है, टीचर का टाइम बच रहा है और उसकी एनर्जी भी सेव हो रही है, क्योंकि उस पर इतना बर्डन पड़ा हुआ है काम का, तो वो आपको क्लिप के थ्रू अपना टाइम भी सेव कर रहा है। गेन एंड होल्ड स्टूडेंट इंटरेस्ट, अगर किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो वो एक क्लिप अगर उसे दिखाई जाएगी तो उसे इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि उसे वो चीज़ दिख भी रही है प्लस उसको सुनाई भी दे रही है, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है। बेस्ट मोटिवेशन, इससे मोटिवेट भी होता है। अगर आपने किसी को ऐसी स्टोरी दिखा दी स्टूडेंट्स को, मान लीजिए आप किसी क्लास को मोटिवेट करना चाहते थे तो आपने किसी की ऐसी स्टोरी दिखाई जिससे वो मोटिवेट हो, तो ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू हम मोटिवेशन भी दे सकते हैं। जैसे टेलीविज़न पर ऐसी मूवी दिखा देना जिससे स्टूडेंट्स मोटिवेट हों, तो टेलीविज़न क्या है, एक ऑडियो विजुअल एड्स तो है जिसकी वजह से आप मोटिवेट हो रहे हैं। इम्प्रूव एंड मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव, आप टीचिंग इफेक्टिव तरीके से करा सकते हैं, क्योंकि आप हर चीज़ को ड्रॉ करके नहीं समझा सकते, हर चीज़ का आप मॉडल बनाकर स्टूडेंट्स को नहीं सिखा सकते, और ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू आप ये सब भी कर पाएंगे, स्टूडेंट्स को पिक्चर्स भी दिखा पाएंगे और उन्हें अच्छे से समझा भी पाएंगे, तो टीचिंग सेंस भी इम्प्रूव होता है। डेवलप नॉलेज भी डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि ऑडियो विजुअल एड्स हर चीज़ को देखने का एक किसी ना किसी कोई ना कोई मकसद से देखी जाती है कोई भी चीज़, तो डेवलप नॉलेज, ऑडियो विजुअल एड्स क्या करते हैं, नॉलेज को डेवलप भी करते हैं। ब्रिंग एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस, अगर आप किसी स्टूडेंट्स का बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हैं तो ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू ला सकते हैं। उन्हें कोई भी ऐसी मोटिवेटेड वीडियो दिखाकर, या फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उन्हें ऐसी कोई क्लिप दिखाई जाए जिससे कि वो मोटिवेट हों और उनका बिहेवियर में चेंज आ जाए। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव लर्निंग, वो एक्टिव रहते हैं क्योंकि ऐसा मॉल बना हुआ है कि वहाँ पे उन्हें पिक्चर भी दिख रही है, सिर्फ वो सुन ही नहीं रहे बल्कि देख भी रहे हैं, तो एक्टिव रहते हैं वो लर्निंग के समय। प्रोवाइड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, और उन्हें जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा दिमाग में फिट हो जाता है, देखने से हर चीज़ जो है दिमाग में फिट हो जाती है, तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर पाते हैं। कैप्चर अटेंशन मीन्स अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ऑडियंस, हम ऑडियंस की अटेंशन को अट्रैक्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है एक क्लिप चल रही है, एक मूवी चल रही है, तो ऑडियंस को तो इंटरेस्ट आएगा देखने में, जितना स्पीच में इंटरेस्ट नहीं आता उतना देखकर लोगों को इंटरेस्ट आता है। ओवरकम द लैंग्वेज बैरियर, अगर स्टूडेंट्स को लैंग्वेज बैरियर है कोई, मतलब टीचर जो है बोलने में गलती भी कर सकता है, लेकिन ऑडियो विजुअल एड्स कोई वीडियो चल रही है तो उसमें लैंग्वेज का बैरियर ही नहीं आएगा। हैंडल लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी हैंडल कर सकते हैं ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू। इफेक्टिव फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, अगर कोई स्टूडेंट दूर है उसको भी पढ़ा सकते हैं, हम ऑनलाइन कंप्यूटर पर क्लास ले सकते हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस लेकर इंटरनेट के थ्रू हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सब पर्पज़ से ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ किया जाता है। लर्निंग में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ये ऑडियो विजुअल एड्स, एंटरटेनिंग में भी यूज़ होते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ देखी जाती है तो वो किसी ना किसी पर्पज़ से देखी जाती है, तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है इनसे। अब आ जाते हैं हम इसके टाइप्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स में आते हैं आपके रेडियो, जिसमें से आवाज़ आएगी वो सब हमारे ऑडियो एड्स कहलाएंगे, जिसमें साउंड देते हैं, जो हमें साउंड के थ्रू हम कुछ भी सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, तो वो ऑडियो एड्स हैं हमारे। टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, कॉम्पैक्ट डिस्क, वॉइस मेल, ये सभी हमारे ऑडियो एड्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा विजुअल एड्स। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड में आएंगे आपके स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट्स, ये हैं प्रोजेक्टेड। नॉन प्रोजेक्टेड में आएंगे आपके मैप, कार्टून्स, चार्ट, पिक्चर्स, पोस्टर, न्यूज़ क्लिपिंग, फ्लैश कार्ड्स, क्लिप कार्ड्स, ग्राफ, बुकलेट्स, पपलेट्स, मॉडल, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, ये सब आपके आएंगे नॉन प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट है हमारा
ऑडियो विजुअल एड्स जो कि कंबाइन है। अभी हमने देखा ऑडियो एड्स एंड विजुअल एड्स, अब ये हैं कंबाइन वाले जिसमें ऑडियो भी है प्लस विजुअल भी है, मतलब कि जिसमें हमें पिक्चर्स भी दिखाई देंगी प्लस हमें सुनाई भी देगी, हमें साउंड भी आएगी। वो कौन से हमारे टेलीविज़न, फिल्म्स, कंप्यूटर, फ्लॉपीज। एक्टिविटीज एज ये जो है आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब ऐड करेंगे आप इसे जब आपसे टाइप्स ऑफ एड्स पूछा जाए, लेकिन ऑडियो विजुअल एड्स पूछा जाए तो आप इसको ऐड नहीं करेंगे। फिर भी आपके समझाने के लिए बता दिया है कि एड्स 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है ऑडियो विजुअल एंड एक्टिविटी एड्स, जिसमें आते हैं आपके म्यूजियम, अगर कोई म्यूजियम में जाकर कुछ सीख रहा है तो एक्टिविटी एड्स में आएगा। फ्लिप ट्रिप्स और फील्ड ट्रिप्स, रोल प्ले या फिर ड्रामा, इसके थ्रू आपको कुछ लर्न या सीखने को मिल रहा है तो वो होते हैं हमारे एक्टिविटी एड्स। लीडरशिप का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एंड क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर और लीडरशिप स्किल्स जो एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए एक अच्छा लीडर बनने के लिए। लीडरशिप जैसे कि आप सभी जानते हैं एक टीम को लीड करने का काम होता है। लीडरशिप में ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रोजेक्ट आते हैं, अलग अलग टास्क आते हैं, तो उनमें क्या होता है बहुत बार ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है या फिर ऐसा टास्क आ जाता है जिसमें एम्प्लॉय जो होते हैं उस चीज़ को नहीं करना चाहते। तो उस केस में आप देखते होंगे कोई ना कोई मैनेजर आता है या एग्जीक्यूटिव या टीम लीडर आता है जो उनको समझाता है, उनको डायरेक्ट करता है, उनको गाइड करता है और उन लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि वो उस प्रोजेक्ट को, उस टास्क को कंप्लीट करें। तो वो पर्सन क्या हो गया, लीडर हो गया। उसने क्या चीज़ करी, उन लोगों को इन्फ्लुएंस किया, गाइड किया, वो लोग जो काम नहीं करना चाहते थे उस काम को करने के लिए रेडी किया। तो ये सारा प्रोसेस क्या हो गया, लीडरशिप कहलाता है। लीडर का मतलब होता है नेता। लीडरशिप जो पर्सन परफॉर्म करता है उसे हम लीडर कहते हैं। तो एक बार मीनिंग देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, लीडरशिप प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर कैन डायरेक्ट, गाइड, influence the behavior and work of others towards accomplishment of specific goals in a given situation। लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैनेजर जो होता है, टीम लीडर, वो अपने फॉलोअर्स को डायरेक्ट करता है, उन्हें गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है, जिस काम को वो नहीं करना चाहते उसके लिए उन्हें मोटिवेट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, स्पेसिफिक गोल गिवन सिचुएशन में जो भी उन्हें टास्क दिया गया है, प्रोजेक्ट दिया गया है, टास्क को कंप्लीट कर सकें, अपने गोल्स को वो अचीव कर सकें। तो उसके लिए टीम लीडर उन्हें इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। तो यही कहलाता है लीडरशिप। इज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस द सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड जील। देखिए, मैनेजर की एबिलिटी तो है जो वो वर्कर से इस तरीके से काम करवा रहा है, उन्हें इस तरीके से डायरेक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, जिससे कि जो कंपनी के गोल्स हैं, स्पेसिफिक गोल्स, वो भी अचीव हो पा रहे हैं, प्रोजेक्ट और टास्क सही तरीके से कंप्लीट हो पा रहे हैं। तो ये मैनेजर की एबिलिटी है। डेफिनेशन देखिए क्या दी गई है, जॉर्ज टेरी ने इसकी डेफिनेशन दी है। लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। लीडरशिप एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम किया जाता है ताकि जो ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, वो सही तरीके से कंप्लीट हो सकें, उनको हम अचीव कर सकें। तो लोग जो है उसे अपनी मर्जी से विलिंगली कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लीडरशिप एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हम आसानी से अचीव कर सकें। ओके, तो अब देख लेते हैं हम फीचर्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के क्या फीचर्स हैं। लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। लीडरशिप क्या इंडिकेट करती है, इंडिविजुअल की एबिलिटी, उस लीडर की एबिलिटी को इंडिकेट करती है कि वो लोगों को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर, तो बिहेवियर में चेंज लाने का काम करता है लीडरशिप, क्योंकि जो एम्प्लॉय हैं, वर्कर हैं, अगर उनका काम करने का मन नहीं भी है तो उनके बिहेवियर को चेंज करा जाता है, उन्हें इस तरीके से मोटिवेट, डायरेक्ट या गाइड किया जाता है, ऐसे इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि वो उस काम को अपनी मर्जी से करने के लिए तैयार हो जाएं। लीडरशिप शोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स, तो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को शो करता है लीडर एंड फॉलोअर्स के बीच। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मीन्स दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच जो रिलेशनशिप पाया जाता है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहते हैं। लीडरशिप इज टू अचीव कॉमन गोल्स, लीडरशिप में क्या होता है, उस कॉमन स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने का काम किया जाता है, क्योंकि जो लीडर है वो एक टीम का ही तो लीडर होता है, तो उसके फॉलोअर्स और उस लीडर का जो गोल होता है सेम होता है, तो उसी के लिए वो गाइड करता है उनको, उसी के लिए इन्फ्लुएंस करता है। जो गोल उस लीडर का है वही गोल उस फॉलोअर्स का भी है, तो कॉमन गोल्स के ऊपर वर्क करने का काम किया जाता है लीडरशिप में।
लीडरशिप इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप एक बार गाइड कर देंगे, एक बार इन्फ्लुएंस कर देंगे, ये तो नहीं कि हर बार आपको नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो फॉलोअर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार जाकर नहीं देखेंगे कि वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो वो देखेंगे आप तो उन पर ध्यान ही नहीं देते, तो वो काम अच्छे से नहीं करेंगे। तो लीडरशिप एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको बार बार करना पड़ सकता है, आपको उनको बार बार मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या डायरेक्ट या गाइड करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिस वजह से ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आई होप आपको इसके फीचर्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, कि एक गुड लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स लाइक हाइट, weight, health, appearance determine the physical personality of an individual. It is believed that good physical features attract people. अगर आपकी हाइट अच्छी है, वेट अच्छा है, हेल्दी है, आपका अपीयरेंस अच्छा है, तो आप पर्सनैलिटी एकदम फिट है आपकी, तो आप लेजी नहीं है, क्योंकि आप हेल्दी होंगे तभी आप वर्क हार्ड कर सकते हैं। अगर आप खुद ही ढीले होंगे तो क्या ही आपके फॉलोअर्स अच्छे से वर्क करेंगे। तो आप बिल्कुल एक्टिव होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, प्लस गुड लुकिंग होने चाहिए, ताकि आपसे लोग जो है जल्दी से अट्रैक्ट हों। तो ये एक फिजिकल फीचर होना चाहिए एक गुड लीडर के अंदर, ताकि उससे लोग जल्दी से इन्फ्लुएंस हो सकें। क्योंकि देखिए, अगर आप ही लेजी होंगे तो आपके जो मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी काम में ढीले रहेंगे। तो आपको सबसे पहले एक्टिव होना पड़ेगा, ताकि आप उनसे अच्छे से वर्क करवा सकें। सेकंड है हमारा नॉलेज। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उस फील्ड से रिलेटेड जिसमें आप लीडर बने हुए हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो क्या ही आप एम्प्लॉयज़ को, उन वर्कर्स को गाइड कर पाएंगे। आप उन सबऑर्डिनेट्स को करेक्टली गाइड नहीं कर सकते, ना ही आप इन्फ्लुएंस कर सकते, क्योंकि आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना आना चाहिए, उन वर्कर्स को आपको इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये इतनी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अ गुड लीडर शुड हैव रिक्वायर्ड नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस। ओनली सच पर्सन कैन इंस्ट्रक्ट सबऑर्डिनेट्स करेक्टली एंड इन्फ्लुएंस देम। तो अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, उनको सही से गाइड कर सकते हैं, तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए उस फील्ड से रिलेटेड, बेसिक नॉलेज। थर्ड है हमारा इंटीग्रिटी। अ लीडर शुड प्रोसेस हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। ही शुड बी अ रोल मॉडल टू अदर्स रिगार्डिंग द एथिक्स एंड वैल्यूज। तो टीम लीडर को ऑनेस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि हर बात पे बात पर झूठ बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टीम लीडर हैं, ये आपके फॉलोअर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं एक कंपनी में, और ये हैं आपके बॉस। आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया था, तो आपसे बॉस ने आकर पूछा कि क्या वो काम पूरा हो चुका है, तो आपने बोला यस सर वो हो गया। लेकिन आपके जो फॉलोअर्स हैं, इनको पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, और आपको भी पता है कि ये बात आप झूठ बोल रहे हैं, अभी तक जो वर्क दिया गया था वो पूरा नहीं हुआ। तो अगर ये आपको झूठ बोलता देखेंगे तो क्या ये आपसे झूठ नहीं बोलेंगे? फॉलोअर्स जो हैं आपके, ऑफकोर्स है बोलेंगे। वो देखेंगे जब टीम लीडर ही झूठ बोल सकता है तो हम क्यों नहीं बोल सकते। तो ऑनेस्ट होना चाहिए एक टीम लीडर को, क्योंकि तभी वो दूसरों से अच्छे से वर्क करवा पाएगा। क्योंकि अगर वो खुद ही बात पे झूठ बोलता है तो दूसरे भी उससे झूठ बोलेंगे, ऑफकोर्स सी बात है। कम्युनिकेशन स्किल्स। तो एक अच्छा लीडर बनने के लिए आप एक गुड कम्युनिकेटर होने चाहिए। A leader should be a good communicator. He should have the capacity to clear explain his ideas and make the people to understand his ideas. He should not the good speaker but a good listener. देखिए, जो एक लीडर है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है अपने आइडियाज़ को, एंड दूसरों को समझा भी पाता है। अगर वो अपने आइडियाज़ ही शेयर करना नहीं जानता तो क्या वो एक लीडर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि उसको कम्युनिकेट ही करना नहीं आता अच्छे से। वो कैसे किसी को गाइड करेगा, कैसे किसी को मोटिवेट करेगा, डायरेक्ट करेगा। तो एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। अपने आइडियाज़ को आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, तभी आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो ये भी नहीं कि आपको बस अच्छा बोलना ही आना चाहिए, आप गुड स्पीकर ही हो, आपको गुड लिसनर भी बनना पड़ेगा कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उन्होंने क्या काम किया है, कितना क्या है, क्यों कंप्लीट नहीं हुआ हमारा टास्क, तो आपको सुनना भी आना चाहिए। ये नहीं सिर्फ आप कम्युनिकेट करना जानते हैं। मोटिवेशन स्किल्स। तो आपके अंदर मोटिवेशन स्किल्स होनी चाहिए एक अच्छा लीडर बनने के लिए, क्योंकि आपको दूसरे को मोटिवेट, इन्फ्लुएंस करने का ही काम करना होता है एक लीडरशिप के अंदर। तो अ लीडर शुड बी एन इफेक्टिव मोटिवेटर। ही शुड अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ पीपल एंड मोटिवेट दैम थ्रू सैटिस्फाइंग द नीड्स।
तो एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको पहले सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, देन आपको फिर जाकर अपने सबऑर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज़ को, उनको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। अगर वो आप ही मोटिवेटेड नहीं है तो क्या वो आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, आपसे इंस्पायर होंगे? नहीं होंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, a leader should have high level of self confidence. He should not lose his confidence even in most difficult time. तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए कि आप ही हाथ छोड़कर बैठ जाएं। तो आपके टीम मेंबर क्या करेंगे? क्योंकि आपको उनको लीड करना है, आपको उन्हें इन्फ्लुएंस करना है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन से लड़ने के लिए, तो आप क्या दूसरे को मोटिवेट कर पाएंगे, उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। डिसिसिवनेस मतलब आपके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए। लीडर शुड बी डिसिसिव इन मैनेजिंग द वर्क, कि आप कैसे कौन सा डिसीजन लेना है। तो मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, आप ही के ऊपर सारा छोड़ दिया गया है कि अब आप ही देखेंगे कि आपको क्या करना है। टीम लीडर को ही ऊपर सारा काम छोड़ दिया गया है, तो आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि इस वक्त मुझे क्या करना है जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए बेनिफिशियल हो, जिससे हमारा गोल्स अचीव हो सके। तो आप ही ड्राइवर हैं मान लीजिए गाड़ी के, तो आप ही को ले जाना है जिसको जहाँ ले जाना है। तो जो भी आप डिसीजन लेंगे तो उसी को सभी फॉलो करने वाले हैं। तो एक अच्छा डिसीजन मेकर होना चाहिए अच्छा लीडर बनने के लिए। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब कि आप खुद के इमोशंस तो समझते हैं, उनको रेगुलेट करना जानते हैं, प्लस आप सामने वाले के इमोशंस को भी अगर समझ पाते हैं तो आप एक अच्छे लीडर हैं। An individual ability to identify, understand and manage their own emotions as well as the emotions of others around them. कि मतलब आप अपने टीम मेंबर्स के इमोशन को सभी को जानते हैं कि किसकी कैसी आदत है, तो एक आप अच्छे लीडर बन सकते हैं। आप ये जानते हैं कि उसको कौन सी बात बुरी लगेगी, उसको कैसे मुझे मोटिवेट करना है, उसको कैसे इन्फ्लुएंस करना है। आप ये अच्छे से हैंडल कर पाएंगे अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस है, क्योंकि आप दूसरे की फीलिंग्स को, दूसरे की बात को भी समझते हैं अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंस होते हैं। तो आप देख लेते हैं हम लीडरशिप स्किल्स इन शॉर्ट में। देखिए जो मैंने अभी आपको देखिए ये फिजिकल फीचर बताया था, तो ये तो क्वालिटी होती है गुड लीडर के अंदर, उसकी हाइट कैसी है, उसकी हेल्थ कैसी है, तो ये आप क्वालिटी ऑफ गुड लीडर में ऐड करेंगे। लेकिन जो नॉलेज है, इंटीग्रिटी है, ये सभी स्किल्स हैं, तो आप लीडरशिप स्किल्स में इसे लिखकर आ सकते हैं। फिर भी मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने लीडरशिप स्किल का टॉपिक नहीं बताया आपको। तो देखते हैं लीडरशिप स्किल्स की एक लीडर के अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। इंस्पायर एंड मोटिवेट मतलब कि आपके अंदर मोटिवेशन की स्किल होनी चाहिए। आप दूसरों को मोटिवेट करना जानते हो तभी आप उनको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए ताकि वो आपको देखकर इंस्पायर हो सकें। तो फर्स्ट आपका ये रहता है कम्युनिकेट एंड लिसन। आप कम्युनिकेट करने में अच्छे होने चाहिए, प्लस सामने वाले की बात सुनने की भी आपको आदत होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की, सबऑर्डिनेट्स की बात ही नहीं सुनते कि उनसे ये वर्क किस वजह से पूरा नहीं हुआ, तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या कमी रह रही है काम में। तो आपको गुड कम्युनिकेटर भी होना चाहिए, गुड लिसनर भी होना चाहिए। डिस्प्ले इंटीग्रिटी, आपको ऑनेस्टी दिखानी चाहिए, तभी मेंबर्स भी ऑनेस्टी दिखाएंगे अपने काम में। इनोवेट एंड क्रिएट मतलब आपको क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर, ये सब कुछ नया आप करना जानते हो, ये करना आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि कोई ऐसा वर्क आ गया, ऐसा प्रोजेक्ट आ गया, टास्क आ गया, वो आपको ही हैंडल करवाना है सभी मेंबर्स को, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी की स्किल होनी चाहिए। कमिट कम्प्लीटली मतलब आपने जो कमिटमेंट दिया था वो आपको कंप्लीट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप ही अगर ऐसे ढीले पर्सन रहेंगे टीम लीडर होकर तो क्या एम्प्लॉयज़ अपना काम हार्डवर्कली करेंगे? नहीं करेंगे। तो आपको अपना कमिटमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। इन्फ्लुएंस एंड परsuade तो आपको दूसरे को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए, ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि लीडर का काम ही होता है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने जो भी टीम मेंबर्स हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करना। परsuade मतलब समझाना, उनको समझाना आना चाहिए कि देखिए जी ये वर्क है, आपको ऐसे ऐसे करना है। तो टीम लीडर का काम होता है उन्हें इन्फ्लुएंस करना एंड परsuade करना, तो ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। हैव अ क्लियर विजन, आपका जो विजन है क्लियर होना चाहिए, मतलब आप डिसीजन लेने में अच्छे होने चाहिए कि आप मुझे इस सिचुएशन में, इस डिफिकल्ट टाइम में क्या करना है क्या नहीं करना। डिस्प्ले सेल्फ बिलीफ, तो आपको अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, क्योंकि आपको अगर अपने ऊपर ही बिलीव नहीं है तो क्या मेंबर्स जो हैं, टीम मेंबर्स जो हैं वो आप पर बिलीव करेंगे? नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैंने डिसीजन लिया है वो सही है, और जो हम अपने गोल्स को या टास्क को, प्रोजेक्ट को
कंप्लीट कर सकेंगे। चैलेंज एंड टेक्स रिस्क, तो आपको चैलेंजेस का सामना करना आना चाहिए एंड रिस्क को उठाना आना चाहिए, रिस्क बियरर होने चाहिए, क्योंकि टीम लीडर को ही अपने मेंबर्स से काम करवाना होता है। तो कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो आपको उसे रिजॉल्व करना आना चाहिए। तो ये सभी स्किल्स हैं जो एक टीम लीडर के अंदर होनी चाहिए।